हाँ जी। आओ शुरू करते हैं। देखो जी, हमने कर लिया था चैप्टर 18 तक, ठीक है जी। चार्ज का पूरा कंसेप्ट हमने पूरा कर लिया था। ध्यान रखो, अब ये जो आपके चैप्टर्स निकलेंगे ये इकट्ठे पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको एक बार जरा बता देता हूँ कंटेंट्स में देखकर कि जो आपका चैप्टर 19 है, 19, 20, 21, 22, 23, ये ये आपके एक दो तीन चार पांच, ये जो पांच चैप्टर्स हैं ये एक साथ ही पढ़ने में आते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर से एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन एडीए में, क्योंकि अगेन ये जो प्रोसिक्यूशन रहेगा इसमें काफी इंपॉर्टेंट चाल रहती है इसकी, ठीक है जी। अलग अलग कोर्ट का अलग अलग प्रोसीजर के हिसाब से पीपी को बेसिकली फैसले लेने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ठीक है जी। चलो, तो इसको पढ़ते हैं आज। पहले इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म करने के बाद आज जो है चंक ऑफ द क्या बोलते हैं, पोर्शन ऑफ द बीएनएसएस जो है हम निपटाने की कोशिश करेंगे। आओ सर, देखो, ये इन पांच चैप्टर्स के अंदर केस लॉज भी नहीं है, बस आपको क्या है प्रोसीजर याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके अंदर इजी तो ये रहेगा कि आप एक चार्ट बना लेना घर पे, ठीक है ना। जैसे कि भाई पहला तो अपना बना लिया चैप्टर का, ठीक है जी। एक पॉइंट चैप्टर का बना लिया। उसके बाद जो है अपना प्रोविजन का यानी सेक्शन का, चेक चेक चेक, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको स्टेज लिखनी पड़ेगी, कौन सी स्टेज है, ठीक है जी। फिर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई क्या प्रोसीजर है या क्या प्रोसेस है, चेक 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 चेक, ठीक है जी। और फिर रिमार्क्स इस हिसाब से बना लेना, क्योंकि दो कोर्ट्स के बीच में एक ही स्टेज पर दो अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करे जा रहे हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। तो इसके बीच में आप रिमार्क्स लिखोगे भी ऐसा क्यों, भाई ये कोर्ट ऑफ सेशन है, ठीक है ना। कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर्स एक्सेट्रा होती हैं, ठीक है ना। इसके पास एक्विटल की पावर एक्सेट्रा होती है, ठीक है जी। मतलब एक्स्ट्रा होती है इसके अंदर, जेएमएससी के पास नहीं होती है, ठीक है जी। अब एक के अंदर क्या है, डिस्चार्ज हो ही नहीं रहा है, एक के अंदर वारंट जा ही नहीं रहे हैं, अंदर चार्ज फ्रेमिंग हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। एक छोटा सा एक डेढ़ पेज का पैराग्राफ, उसका एक डायग्राम बना लेना है, या फिर एक बोलते हैं ना टेबल बना लेना। ये टेबल बहुत आपको फायदा करेगी। ये सीधा सिंपल यूं का यूं उठ के सवाल आ जाता है, डायरेक्ट सवाल आएगा, ध्यान रखना। इंटरप्रिटेशन से और डीप से क्वेश्चन नहीं आएगा इन पांच चैप्टरों के अंदर। आओ जरा, सबसे पहले चैप्टर 19, ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। चलो, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। चलो जी, सीधा सिंपल 248 के अंदर, एवरी ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय पीपी साहब, ठीक है जी। ट्रायल शुरू कैसे होगा, प्रोसिक्यूशन शुरू कैसे होगा, पीपी साहब शुरू करेंगे, ठीक है जी। 249, ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन, जहां पर अक्यूज appear or is brought before the court in pursuance of the commitment of the case under section 232 or under any other law for the timing in force, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused, ठीक है जी। अब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पीपी साहब को, जो केस रहता है प्रोसिक्यूशन का, ठीक है जी। और उनको बताना पड़ेगा कोर्ट को भाई किस प्रकार से जो है वो अक्यूज की गिल्टी को प्रूव करने वाले हैं। चलो जी, 250 के अंदर डिस्चार्ज, द अक्यूज में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज, अंडरलाइन कर लो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर सेक्शन 232। 232 के तहत अगर केस कमिटल हुआ है, ठीक है ना, कमिट हुआ है, तो जो अक्यूज रहेगा उसको 60 दिन के अंदर अंदर जो है एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी किस चीज की, भी मुझे डिस्चार्ज कर दो। इफ अपॉन कंसिडरिंग द रिकॉर्ड ऑफ द केस, अगर सब कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि भाई कोई भी ग्राउंड नहीं है, नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज, आगे बढ़ने की कोई भी ग्राउंड नहीं है, तो क्या करेंगे कि शेल को अंडरलाइन करो, शेल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर शूटिंग। बिल्कुल ठीक बात है। लेट्स से अगर वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, 251 के अंदर चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी। If after the consideration of the hearing as aforesaid, the judge is of the opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offense which he is not exclusively triable by court of session, सीधी सिंपल सी बात है, कोर्ट ऑफ सेशन को क्या पता लग गया है कि भाई
केस तो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, बट यह केस जो है एक्सक्लूसिवली नॉट ट्रायबल बाय द कोर्ट सेशन है। तो क्या करेंगे जज साहब, में लिखा हुआ अंडरलाइन करो, मर्जी है भैया कि फ्रेम में चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर ट्रायल टू द सीजेएम, ठीक है ना, और किसके लिए, सीजीएम साहब के पास भेज देंगे भाई, आप इसके ऊपर ट्रायल चलाओ, और कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड डायरेक्ट द अक्यूज, और डायरेक्ट कर देंगे अक्यूज को, डायरेक्शन दे देंगे क्या कि भैया आप ये रोजा सीजीएम के सामने या फिर जेएमआईसी के सामने ऑन सच डेट, डेट भी खुद लगा देंगे एज ही डीम्स फिट, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन को ठीक लगी, एंड देयर अपॉन सच मजिस्ट्रेट शेल ट्राई द ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, जो भी ट्रायल का हो, यानी वारंट केस है तो वारंट केस, पुलिस रिपोर्ट है तो पुलिस रिपोर्ट, समन केस है तो समन केस, इस हिसाब से वो जेएमआईसी सुन लेगा। अगर वह केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही एक्सक्लूसिव ट्रायबल है, ही शैल फ्रेम इन राइटिंग ए चार्ज, क्या करेंगे, फ्रेम कर देंगे चार्ज, ठीक है जी, अगेंस्ट द अक्यूज, राइटिंग के अंदर, कितने दिनों में, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज, यस। नंबर टू, जहां पर जज फ्रेम करता है कोई चार्ज अंडर क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1, द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज present either physically or through audio video electronic means, and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offense or whether he claim trial। देखो जी सीधी सिंपल सी बात है, ये सेम रहेगा किसी भी अक्यूज के अगेंस्ट में यदि चार्ज फ्रेम हो जाता है, ठीक है जी, तो कोर्ट बेसिकली पूछेगी अक्यूज से कि डू यू प्लीड गिल्टी और प्लीड अ ट्रायल। अगर अक्यूज बोलेगा भाई मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, ठीक है जी, चल भैया ठीक है, कन्फेशन रिकॉर्ड करा तेरा, चलो जी, फिर क्या करेंगे, इसकी सजा की प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। लेट से अगर वो बोलता कि नहीं मैं तो ट्रायल प्लीड करता हूं, तो फिर पीडब्ल्यूज, डीडब्ल्यूज, चीफ, क्रॉस और री एग्जामिनेशन जो है वो आ जाएगा बेसिकली, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो, कन्विक्शन और प्ली ऑफ गिल्टी, यदि अक्यूज प्लीड करता है गिल्टी, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। 253, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, इफ द अक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 252, द जज शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर इशू कर देगा प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। चलो भैया ट्रायल शुरू हो जाएगा 253 पे, कोर्ट ऑफ सेशन का। 254, एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, यस, जो भी डेट फिक्स होगी सबसे पहले जज शैल प्रोसीड टू टेक सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, सबसे पहले पीडब्ल्यूज आएंगे, provided that the evidence of the witness under this subsection may be recorded by audio video electronic means, शाबाश। number 2, the deposition of the evidence of any public servant may be taken through audio video electronic means, बिल्कुल सही बात है जी। the judge may in his discretion permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। सिंपल है प्रोसीजर, कुछ नहीं है। 255, एक्विटल, कोर्ट ऑफ सेशन के पास स्पेसिफिक पावर, यदि आफ्टर टेकिंग द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, पीडब्ल्यूज पूरे हो जाने पर, उनका एग्जामिनेशन कर जाने पर, अब कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि भाई कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है जी, द जज कंसिडर दैट देयर इज नो एविडेंस, कोई एविडेंस आया ही नहीं है कि उसके अगेंस्ट में, ठीक है ना, कि उसको भी जो है वो अपने डिफेंस में विटनेसेस बुलाने पड़े, जज क्या करेगा, शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अंडरलाइन कर लो और बॉक्स कर लो, 255 में एक्विटल हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। 256, एंटरिंग अपॉन द डिफेंस, लेट से अगर 255 का ओपिनियन नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन का, तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या बोल देगी, डायरेक्शन दे देगी उसको कि भैया आजा अपना डिफेंस ड्यूस कर ले तू, ठीक है जी, चलो जी। इफ द अक्यूज पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड, अगर कोई रिटन स्टेटमेंट देना चाहता है अक्यूज अपने डिफेंस में, तो कोई बात नहीं, जज साहब उसको फाइल पे ले लेंगे। यदि अक्यूज्ड अप्लाई करता है फॉर द इशू ऑफ एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस or the production of any document or thing, the judge shall issue such process unless he considers for reason to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of fixation or delay for the delay or defeating the ends of justice। देखो जी फिर इसके बाद क्या हुआ, डिफेंस ने एप्लीकेशन लगा दी है कि हम अपने जो है विटनेसेस बुलाना चाह रहे हैं जी, ठीक है जी, चीफ के लिए, दूसरों के यानी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस क्रॉस के लिए बुलाना चाह रहे हैं या री एग्जामिनेशन व्हाटसोएवर, ठीक है जी, जज साहब अलाउ कर देंगे। लेकिन किसी पॉइंट के ऊपर यदि जज साहब को लगेगा कि भैया तो डीले कोज करना चाह रहा है या फिर ये तो बदमाशी कर रहा है, फिक्सेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर एप्लीकेशन को रद्द भी कर सकते हैं जज साहब।
257 arguments when the examination of the witness if any or for the defense is complete, अब prosecutor shall sum up his case and the accused or his advocate shall be entitled to reply. फाइनल आर्गुमेंट वाली बात हो रही है, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट जहां पर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेज्ड बाय द अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट, द प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ द जज में मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट ऑफ लॉ। यस, अगर कोई पॉइंट ऑफ यानी क्वेश्चन ऑफ लॉ यदि अराइज कर दिया है अक्यूज ने, अक्यूज के लॉयर ने यानी डिफेंस काउंसिल ने, तो फिर जो है प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन और प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है जी, क्या करेगा, उस पे अपनी सबमिशन देगा उस लो पॉइंट के ऊपर। 258 जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, सीधी सिंपल सी बात है, फाइनल आर्गुमेंट हो चुकी है। अब 258 के अंदर क्या होगा, आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ द जज शैल गिव जजमेंट इन द केस एज सून एज पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अंडरलाइन करो, 30 दिन का फ्रेमवर्क आ चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द आर्गुमेंट। फाइनल आर्गुमेंट से 30 दिन के अंदर अंदर जजमेंट आ जाएगी, विच में बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 45 डेज, ठीक है जी। यह 45 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग, बट ध्यान रखना स्पीकिंग ऑर्डर करना पड़ेगा जज साहब को। If the accused is convicted, the judge shall, unless he proceeds in accordance with the provision of section 401, hear the accused on the question of sentence and then pass sentence on him according to the law। ठीक है जी। अगर सीधी सिंपल सी बात है, आर्गुमेंट फाइनल हो चुकी है, ठीक है जी, और वो एक्विट नहीं होता है, तो अब सीधी सिंपल सी बात है, किसके ऊपर बात होगी, अब सीधा सिंपल भाई कितनी सजा मिलने वाली है उसको बात होगी, ठीक है जी। 401 का प्रोविजन ये प्रोबेशन वाला प्रोविजन होता है, ठीक है जी। मिसलेनियस प्रोविजन इसको देख लेंगे बाद में, इसको ज्यादा इतना तवज्जो मत देना। प्रीवियस कन्विक्शन, यस, अब सजा कितनी मिलेगी वो डिसाइड करते समय जज साहब के सामने रखा जाएगा कि देखो ये तो प्रीवियसली कन्विक्टेड बंदा है, ठीक है जी, एंड द अक्यूज्ड डज नॉट एडमिट दैट ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एज वेल एज चार्ज, द जज में आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड दी सेड अक्यूज, कन्विक्शन तो मिल चुकी है उसको यानी सजा तो उसको मिलेगी अंडर सेक्शन 252 और 258, टेक एविडेंस, अब एविडेंस लेंगे कोर्ट ऑफ सेशन साहब इन रिस्पेक्ट टू द अलेज्ड प्रीवियस कन्विक्शन के, इसको पहले भी सजा हुई है, ले आओ जी एविडेंस, एंड शैल रिकॉर्ड ए फाइंडिंग दे रहा हूं, और फाइंडिंग दे देंगे उसके ऊपर। provided that no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 252 258, ठीक है जी। अगर अक्यूज्ड को सजा नहीं मिलेगी, लेट से वो 252 के अंदर 252 से पहले जो है डिस्चार्ज हो रहा है, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है ना, अब वो उसके उसके खिलाफ कोई चार्ज बनता ही नहीं है, ठीक है जी, डिस्चार्ज कर रही है कोर्ट उसको, तो फिर ध्यान रखना प्रीवियस कन्विक्शन की बात नहीं आएगी, ठीक है ना। प्रीवियस कन्विक्शन की बात कब आएगी, जब 252 में सजा याफ्ता यानी प्लीड गिल्टी कर लिया उसने, फिर सजा की बात आ गई और फिर 258 के अंदर सजा की बात होगी, तभी भाई, अन्यथा नहीं। प्रोसीजर इन केस इंस्टीट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222, दो 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 यस, कंप्लेंट केस की बात कर रहे हैं। ए कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222 शेल ट्राई द केस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल ऑफ वारंट केस, ठीक है जी। कंप्लेंट केस को कैसे वारंट केस के जैसे ट्राई करेंगे, इंस्टीट्यूट इज अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, जो कि पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो है इंस्टीट्यूट हुआ बिफोर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने, provided that the person against whom the offense is alleged to have been committed, unless the court of session for reason to be recorded otherwise directs, be examined as a witness for the prosecution। yes, सीधी सिंपल सी बात है, यानी जो विक्टिम रहेगा जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है वो भी विटनेस है। एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शेल बी हेल्ड इन कैमरा, अंडरलाइन कर लो, इफ ईदर पार्टी देयर टू सो डिजायर्स और इफ द कोर्ट थिंक्स फिट टू डू सो। चलो जी, if in any such case the court discharges or acquits all or any of the accused and is of the opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, it may by its order of discharge or acquittal direct the person against whom the offense was alleged to have been committed, other than the president, the vice president, or the governor of the state or the administrator of the union territory, to show cause why he should not pay compensation। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, कंपनसेशन के लिए भी बात करेंगे। द कोर्ट शैल रिकॉर्ड एंड कंसीडर एनी कॉज विच मे बी शोन बाय द पर्सन सो डायरेक्टेड, और यदि सेटिस्फाई हो जाता है रीजनेबल कोज के अगेंस्ट में, ठीक है, फॉर मेकिंग द एक्यूजेशन, इट मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड मेक एन ऑर्डर दैट कंपनसेशन टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपए, अंडरलाइन करो, नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपए, एज इट मे डिटरमाइन, बी पेड बाय सच पर्सन टू द अक्यूज्ड
or to each of them. चलो जी, कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी रिकवर्ड एज इफ, जैसे कि फाइन रिकवर कर रहा है कौन, मजिस्ट्रेट साहब। नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 4 शैल बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ए सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंप्लेंट मेड अंडर दिस सेक्शन। यस, ध्यान रखना, कोई कंप्लेंट होगी उसके अगेंस्ट में, ठीक है जी, तो ध्यान रखना किसी भी सिविल क्रिमिनल लायबिलिटी जो भी उसके ऊपर लगी होगी उसकी, उससे उसका पीछा नहीं छूटेगा, यानी फाइन तो उसको भरना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात है। भाई मेरे खिलाफ तो ये क्रिमिनल कम केस भी हो गया, मैं फाइन भरूं, हाँ भाई बिल्कुल भरेगा, तो फाइन तो भरेगा ही भरेगा। तेरे अगेंस्ट में चाहे क्रिमिनल कंप्लेंट आए चाहे सिविल केस आए, तेरे अगेंस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। Provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आओ जी चैप्टर 20 के ऊपर आ जाओ। आप कौन सा आ गया है, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट। ध्यान रखना, ये जो आपने प्रोविजन चैप्टर 19 में पढ़ा है, ठीक है ना, जो सेम और मिलता जुलता रहेगा, मैं सिर्फ उसका रेफरेंस दूंगा आपको, ठीक है जी, उस रेफरेंस से हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो जी, 261 कंप्लायंस विद सेक्शन 230। अब मजिस्ट्रेट साहब को सबसे पहले देखना पड़ेगा भाई 230 के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा मिले हैं कि नहीं मिले हैं। जहां पर कोई वारंट केस इंस्टीट्यूट हुआ है, किस पर, पुलिस रिपोर्ट पे अंडरलाइन कर लेना, अक्यूज अपीयर हो जाता है या फिर ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट हो जाता है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना होगा खुद को कि क्या जो 230 का प्रोविजन है क्या वो कंप्लाई किया गया है। 262 व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, द अक्यूज्ड में प्रेफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, अंडरलाइन कर लेना, सेम प्रोविजन चल रहा है, ठीक है जी। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपीज और डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रॉम द डेट जो है वो अलग अलग था, सेशन कोर्ट में अलग था, इधर अलग है। इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट सेंट with under section 193 and making such examination if any of the accused either physically or through audio video electronic means magistrate यह जरूरी समझता है आफ्टर गिविंग द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड द मजिस्ट्रेट कंसीडर दैट चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड ग्राउंडलेस। ये तो चार्ज जो पुलिस लगा के लेके आई है ये ग्राउंडलेस है, तो जज साहब क्या करेंगे, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज एंड रिकॉर्ड अपना रीजन जो भी है। चल जी 263 सेम, अगर नहीं डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है। चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद रीड एंड एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि उसके ऊपर, ठीक है जी, फिर उससे पूछ लिया जाएगा डू यू प्लीड गिल्टी और डू यू प्लीड ट्रायल। 264 के अंदर अगर वो गिल्टी प्ली कर देता है तो सीधा कन्विक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 265 के अंदर अन्यथा सीधा सिंपल पीडब्ल्यू शुरू हो जाएंगे, एग्जामिनेशन विटनेस की, ठीक है जी। प्रोवाइड दैट मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई इन एडवांस ऑफ द अक्यूज द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। यस, अगर बोलता है भाई मेरे को तो ट्रायल करना है, ठीक है ना, तो सीधा सिंपल क्या करेंगे, 180 के सारे बयान जितने भी विटनेसेस होते हैं सारे के सारे पकड़ा दिए जाएंगे, किसको, अक्यूज को। द मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन अब क्या करेंगे, समन इशू कर देंगे, किसको, पीडब्ल्यूज को, आ जाओ भैया, डेट फिक्स कर देंगे, प्रोसीडिंग की आगे चला देंगे, एविडेंस वगैरह मंगवा लेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्ट में प्रोड्यूस करने का रहेगा, एविडेंस रहेगा, उसको बुलाने के लिए, ले आने के लिए कह देंगे। प्रोवाइडेड provided that the magistrate may permit the cross examination of any witness to be deferred until or other witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। yes, जिनको एक बार एग्जामिनेशन करवाया जा चुका है उनको भी रिकॉल करवाया जा सकता है या फिर फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह भी बता दिया जाता है कि एग्जामिनेशन विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में भी ऑडियो वीडियो के थ्रू हो जाएगा। चलो जी 266 एविडेंस फॉर द डिफेंस। फिर सीधा सिंपल ध्यान रखना है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन के पास एक्विटल की पावर थी, बट मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास कोई भी एक्विटल की पावर नहीं है, सीधा पीडब्ल्यू के बाद डीडब्ल्यू शुरू हो गया है, ठीक है जी। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है जी, सारा का सारा सेम है। डीडब्ल्यूज के लिए बुला लेंगे, ठीक है जी, समन इशू कर देंगे, ठीक है जी, एप्लीकेशन लगा देगा डिफेंडेंट, और अगर कोर्ट को लगेगा भाई विक्सेसिस या फिर डिले कोज करने के लिए है तो एप्लीकेशन को जो है वो अपना डिसमिस कर देंगे। प्रोवाइड दैट व्हेन द अक्यूज्ड हैज क्रॉस एग्जामिन्ड और हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस द अटेंडेंस ऑफ सच विटनेस शैल नॉट बी कंपेल्ड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड। देखो जी, ट्रायल में आने से पहले अक्यूज के पास पूरा का पूरा राइट था और उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता था, ठीक है जी, उससे सवाल जवाब कर सकता था, लेकिन उसने उस समय नहीं किया, तो कोई बात नहीं, उसको अब दोबारा से तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन किंतु परंतु कोर्ट को लगता है कि भैया उस विटनेस को बुलाना पड़ेगा तो भैया उसको बुला देंगे।
चलो जी, अगर केस इंस्टीट्यूट हुआ है अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है जी, अगर कंप्लेंट पर केस आया है, एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, सीधी सिंपल सी बात है, जब कोई भी वारंट केस इंस्टीट्यूट देन पुलिस रिपोर्ट, द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। यस, प्रोसिक्यूशन के जितने भी विटनेसेस रहेंगे, जो कंप्लेंट वगैरह रहेगा, उसको एग्जामिन कर लेंगे, सीधी सिंपल सी बात है। ऑन ऑफ द मजिस्ट्रेट में द एप्लीकेशन द प्रोसिक्यूशन इशू कर देगा समन सारे विटनेसेस को, और डायरेक्ट कर देगा कि अटेंड करो और प्रोड्यूस करो कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी थिंग जो प्रोड्यूस करना चाहते हो। 268 व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, सीधी सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन करवा लिया है कंप्लेनेंट का और जितने की विटनेस का, लेकिन कोर्ट को लगता है कि भाई कुछ बनता ही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज है। 269 प्रोसीजर वेयर अक्यूज इज नॉट डिस्चार्ज, अगर 268 के अंदर अक्यूज डिस्चार्ज नहीं होता है तो 269 के अंदर सीधा सिंपल है, डीडब्ल्यू के लिए उसको बोल देंगे, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रेम कर देंगे उसके अगेंस्ट में रिटर्न में चार्ज, ठीक है जी, फिर उससे पूछ लेंगे कि भाई डू यू प्लीड गिल्टी, और तू डिफेंस लेना चाहता है। अगर अक्यूज बोलता है कि मैं गिल्टी प्ली करता हूं, तो सीधा सिंपल कन्विक्शन की बातचीत शुरू हो जाएगी। अगर अक्यूज बोलता है कि भैया आई डू प्लीड गिल्टी, ना सॉरी आई डू प्लीड ट्रायल, तो फिर सीधा सिंपल समन इशू करवा देंगे, जो लिस्ट डिफेंडेंट या फिर डिफेंड करो डिफेंस का जो काउंसिल या फिर जो अक्यूज लिस्ट ऑफ विटनेसेस देगा अपने, ठीक है जी, उनको समन्स वगैरह इशू करवा देंगे, ठीक है जी। फिर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यानी डीडब्ल्यूज के लिए तारीख आ जाएगी, ठीक है जी। इफ ही सेज ही डज नॉट सो विश, द विटनेस इज नेम्ड बाय हिम शैल बी रिकॉल्ड, ठीक है जी, एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ एनी दे शैल बी डिस्चार्ज, ठीक है जी। इसको एक बार डिस्चार्ज का एक बार ये पढ़ लेता हूँ, नंबर 4 पढ़ देता हूँ। यदि अक्यूज रिफ्यूज कर देता है प्लीड करने में, गिल्टी प्लीड करने में, और डज नॉट प्लीड और क्लेम्स टू बी ट्राइड, और ट्रायल क्लेम कर लेता है, और इफ द अक्यूज इज नॉट कन्विक्टेड, या फिर अक्यूज जो है कन्विक्टेड नहीं होता है, अंडर सबसेक्शन 3 ही शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट रीडिंग ऑफ द केस, और यदि मजिस्ट्रेट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सो थिंग्स फिट, फोर्थ विद उसी समय, वेदर ही विशेस टू क्रॉस एग्जामिन एनी, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है किसी विटनेस का प्रोसिक्यूशन के, और अगर वो ऐसा कहता है कि हाँ मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा ऑफ द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, ठीक है जी, हुज एविडेंस हैज बीन टेकन, ठीक है जी, तो अगर बोल देता है तो फिर सीधी सिंपल सी बात, क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर देंगे। और अगर वो बोल देता है कि ये नहीं, वो कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहता है प्रोसिक्यूशन के विटनेस का, नेम्ड बाय हिम शैल बी रिकॉल्ड, ठीक है जी, उनको रिकॉल ना किया जाए, एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ एनी दे शैल बी डिस्चार्ज, जो विटनेसेस हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उनकी ड्यूटी से बेसिकली। The evidence of any remaining witness, जो एविडेंस रहेंगी बचे हुए विटनेसेस की फॉर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के शैल नेक्स्ट बी टेकन, उसके बाद दी जाएंगी, एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन इफ एनी, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जहां पर डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द प्रोसिक्यूशन आफ्टर टेकिंग ऑल रीजनेबल मेजर्स अंडर दिस संहिता, इफ द अटेंडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस अंडर सबसेक्शन 5 and 6 cannot be secured for the cross examination, it shall be deemed that the witness has not been examined for not being available, the magistrate may close the prosecution evidence, ठीक है जी, prosecution के evidence close कर देंगे for reason to be recorded in writing and proceed with the case on the basis of the material of the report, basically सीधी सिंपल सी बात। लेट से कोई विटनेस आता नहीं है, बार बार बुलाने के बाद भी नहीं आता है, तो सीधा सिंपल रेफर कर देंगे, खत्म कर देंगे बात उसकी। एविडेंस फॉर द डिफेंस, द अक्यूज शैल देन, उसके बाद जो है 270 के अंदर क्या करेगा, डिफेंस यानी डीडब्ल्यू शुरू कर देगा, ठीक है जी। चलो जी, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ठीक है जी, एक्विटल या फिर कन्विक्शन, दोनों के दोनों केस में, चाहे पुलिस रिपोर्ट पे आए हो चाहे वो अन्यथा आए हो। 271 में, यदि इफ एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच a charge has been framed the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order for acquittal, ध्यान रखना 271 के अंदर एक्विटल हो रही है। जहां पर कोई केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट को पता लगता है कि अक्यूज जो है गिल्टी है, बट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 364 और 401 मिसलेनियस है, इनको बाद में देख लेंगे। ही शैल आफ्टर हियरिंग द अक्यूज ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, जहां पर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर एक प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 234 एंड द अक्यूज डज नॉट एडमिट दैट ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एज वेल एज द मजिस्ट्रेट, अब क्या करेगा, एविडेंस लेने लग जाएगा, भाई इसकी प्रीवियस कन्विक्शन की एविडेंस ले आओ। आगे आ जाओ, 272 एब्सेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, जहां पर प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, कंप्लेंट के ऊपर केस चल रहा है, और उस दिन जो फिक्स किया गया है हियरिंग ऑफ द केस के लिए, कंप्लेंट जो है एब्सेंट हो जाता है,
द और ऑफेंस कैसा है, मे बी लॉफुली कंपाउंडेड, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और इज नॉट कोग्निजेबल ऑफेंस, और कोग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं है, नॉट कोग्निजेबल, कंपाउंडेबल को अंडरलाइन कर लो। द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग 30 days टाइम, 30 दिन का टाइम दे देगा किसको, कंप्लेनेंट को, कि भैया प्रेजेंट हो जा, ठीक है जी, उसकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेंट एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, डिस्चार्ज कर देगा उसको, चार्ज फ्रेम करने से पहले डिस्चार्ज कर देगा। लेट्स से अगर कंप्लेंट डाल दी है, फिर उसके बाद वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, तो जज साहब क्यों खाम का कंप्लेंट के पीछे पड़ेंगे। चलो जी, कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कोज, 273, आओ जी, यदि कंप्लेंट आ गई या फिर इंफॉर्मेशन गिवन कर दी गई है पुलिस ऑफिसर को या फिर मजिस्ट्रेट साहब को, एक या एक से ज्यादा बंदों को अक्यूज बना दिया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा ये केस हियर कर दिया जा रहा है डिस्चार्ज कर देता है या फिर एक्विट कर देता है अक्यूज को या फिर अक्यूज सभी को, एंड इज ऑफ द ओपिनियन, और जज साहब का ओपिनियन है कि दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड, कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं था मेकिंग द एक्यूजेशन, एक्यूजेशन करने का अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। मजिस्ट्रेट में बाय हिज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और एक्विटल, ध्यान रखो, डिस्चार्ज या फिर एक्विटल के ऑर्डर के साथ साथ में, इफ द पर्सन अपॉन हुज कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन एक्यूजेशन वाज मेड इज प्रेजेंट, अक्यूज यदि प्रेजेंट है, कॉल अपॉन हिम फोर्थविथ टू शो कोज, कंप्लेनेंट सॉरी कंप्लेनेंट इन्फॉर्मर जो है वो वही कोर्ट में मौजूद है, तो उसको बुला लेगी कोर्ट उसी समय, फोर्थविथ उसी समय, और शो कोज नोटिस पकड़ा देगी कि भाई ही शुड नॉट पे कंपनसेशन, की क्यों ना तेरे को कंपनसेशन पे करने के लिए बोला जाए अक्यूज को या फिर ईच ऑफ सच अक्यूज को, वेयर देर आर मोर देन वन, जहां पर वो एक से ज्यादा है, इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट, और अगर वो बंदा यानी कंप्लेनेंट इन्फॉर्मर वगैरह प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे, कैसे, समन इशू करके उसके अगेंस्ट में कि भैया अपीयर हो जा और शो कोज का रिप्लाई दे दे। द मजिस्ट्रेट अब रिकॉर्ड कर लेगा और कंसीडर कर लेगा कोई भी कोज जो कंप्लेंट या फिर इंफॉर्मेंट बता रहा है, और यदि वो सेटिस्फाई हो गया कि कोई रीजनेबल ग्राउंड फॉर मेकिंग एग्जीक्यूशन नहीं था, वो रीजन रिकॉर्ड कर लेगा और ऑर्डर कर देगा कि कंपनसेशन टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन, फाइन के अमाउंट से, ध्यान रखना कोर्ट सेशन में नॉट एक्सीडिंग 5,000 था, ही इज एम्पावर टू इम्पोज, ठीक है जी, जो भी एम्पावर टू इम्पोज था, एज ही में डिटरमाइन, जितना भी डिटरमाइन होगा, बी पेड बाय सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट टू द अक्यूज और ईच ऑफ देम। अरे चलो जी, नंबर 3, द मैजिस्ट्रेट में बाय ऑर्डर डायरेक्टिंग पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन दो फर्दर ऑर्डर इन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द पर्सन ऑर्डर टू पे सच कंपनसेशन शेल अंडरगो सिंपल इंप्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 30 days, अगर कंपनसेशन का पैसा नहीं चुकाता है कंप्लेनेंट या फिर इन्फॉर्मर, तो 30 दिन की इम्प्रिजनमेंट में डाल सकते हैं, किसमें, सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है जी। where any person is imprisoned under subsection 3 the provisions of subsection 6 of section 8 भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का पनिशमेंट का फाइन वाला क्वेश्चन, ठीक है जी, सो एज मे बी अप्लाई, वो अप्लाई हो जाएगा। नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बाय रीजन ऑफ सच ऑर्डर बी एग्जेम्प्टेड, यस, कोई सिविल और क्रिमिनल की लायबिलिटी सेम टू सेम है बेसिकली जो कोर्ट ऑफ सेशन में हमने पढ़ा है, provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into account in awarding compensation to such person in any subsequent civil suit relating to the same matter, yes, अगर कोई सिविल सूट वगैरह आ गया है सेम मैटर के अंदर, ठीक है जी, जैसे कि सिविल डिफेमेशन का केस डाल दिया है अक्यूज ने, उसके अंदर भी कंपनसेशन आएगा, तो कितना फाइन लगाया गया था अक्यूज, मतलब डीम्ड अक्यूज के ऊपर, ठीक है ना, इसका वो सिविल कोर्ट ध्यान रखेगा। A complainant informer who has been ordered under subsection 2 by a magistrate of second class to pay compensation exceeding 2,000 रुपए से ज्यादा सेकंड क्लास के द्वारा में अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर की, एज इफ सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हैड बीन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय द मजिस्ट्रेट, कैसे कंप्लेन कैसे अपील कर सकते हैं, ऐसे ही कि मजिस्ट्रेट ने बेसिकली सजा कर दी है, जहां पर एक ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एन अक्यूज्ड पर्सन इज मेड इन ए केस व्हिच इज सब्जेक्ट टू अपील अंडर सबसेक्शन 6, the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has elapsed, यदि अपील डल गई है तो जो अपील का फैसला आएगा उसके हिसाब से कंपनसेशन को पे कराया जाएगा। 8 प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू समन केसेस एज वेल एज टू द वारंट केसेस, अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो, समन केसेस के ऊपर भी सेम प्रोसीजर लगेगा और वारंट केसेस के ऊपर भी सेम प्रोसीजर लगेगा। ध्यान रखो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा सेक्शन 273 नया आया है, ठीक है जी, बड़े ध्यान से कर लेना इसको। चैप्टर 21 ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मजिस्ट्रेट,
अब समन केसेस मजिस्ट्रेट कैसे सुनेगा? सब्सटेंस जो है एक्यूजेशन का, ठीक है जी, टू भी वो बताया जाएगा। कहाँ गया? जब कभी भी समन केस अक्यूज जिसके अंदर अक्यूज अपीयर हो जाता है या फिर उसको लेकर आया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जो भी पर्टिकुलर्स रहते हैं उसके ऑफेंस के, वो अक्यूज को स्टेटेड टू हिम, उसको बताए जाएंगे, एंड उससे पूछा जाएगा कि वेदर डू यू प्लीड गिल्टी, या फिर डिफेंस करेगा। ठीक है जी। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम फॉर्मल, अंडरलाइन करो। कोई जरूरी नहीं है समन केसेस के अंदर के चार्ज फ्रेम करे जाए। प्रोवाइड दैट द मजिस्ट्रेट इफ कंसीडरेशन इज ग्राउंडलेस, तो वो क्या करेगा? सीधी सिंपल सी बात, रिलीज कर देगा। देखो एक्विटल नहीं लिखा हुआ, रिलीज कर देगा कि उसको, और इस रिलीज का प्रभाव क्या रहेगा? इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का प्रभाव रहेगा। कन्विक्शन और प्ली ऑफ गिल्ट, यस 275 के अंदर अगर बोलता है हाँ मैं मेरी गलती है, तो सीधा सिंपल कन्विक्शन की बात शुरू हो जाएगी। 276 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी केसेस, जहां पर समन केस है हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन, समन इशू करे गए हैं अंडर सेक्शन 229, 229 के तहत। ठीक है जी। 229 आपका आ गया है स्पेशल समन केसेस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। ठीक है जी, ये हमने किया था चैप्टर 17 के अंदर, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। अब क्या होगा? द अक्यूज डिजायर टू प्लीड गिल्टी, और अक्यूज की क्या इच्छा है कि भाई वो गिल्टी प्ली करेगा टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हुए भी नहीं जो है गिल्टी प्ली करना चाहता है। ही शैल ट्रांसमिट टू द मजिस्ट्रेट, अब वो एक ट्रांसमिट कर देगा किसको? मजिस्ट्रेट को, पोस्ट के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा, या फिर मैसेंजर के द्वारा, या फिर पत्र के द्वारा, कंटेनिंग हिज प्ली, अपनी प्ली को, एंड आल्सो अमाउंट ऑफ फाइन, और साथ में अमाउंट ऑफ फाइन जो कि स्पेसिफाइड इन द सम्स है, जो कि अंदर समन्स के अंदर बता दिया गया है। The magistrate may, in his discretion, convict the accused in his absence of on his plea of guilt and sentence him to pay the fine। देखो ये बहुत ही ज्यादा पेटी ऑफेंसेस है जिसके अंदर सिर्फ फाइन की सजा है। तो एक जो अक्यूज रहता है उसके पास एक मतलब क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म ऑफ बेनिफिट ये रहता है कि वो सीधा सिंपल जो है कोर्ट को चिट्ठी लिख दे कि हाँ मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ जी, और देखो जी मेरे ऊपर आपने समन के थ्रू इतना ज्यादा फाइन लगाया है, ये लो जी फाइन का पैसा लो, और राम राम। ठीक है जी, चलो। और जहां पर एडवोकेट अथोराइज है, छोड़ दो इसको, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। 277 प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, जब कन्विक्शन नहीं हो रही है तो प्रोसीजर क्या रहता है? यदि मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 275 और 276, ये मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन, वही पीडब्ल्यू शुरू हो जाएंगे, एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, एंड आल्सो टू हियर द अक्यूज, और उसी समय यहीं पे प्लस लगा लो, चेंज आ गया है, आल्सो हियर द अक्यूज एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूसेस इन हिज डिफेंस, जो भी अपने डिफेंस में प्रोड्यूस करेगा। द मैजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट, जो भी अगर ठीक लगता है मैजिस्ट्रेट को, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड, इशू कर देगा समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। देखो जी, समन केसेस के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है जी, एनी पर्सन को समन इशू कर सकते हैं। ठीक है जी, अंडरलाइन कर लो, एनी पर्सन बहुत क्रूशियल रहता है, बट ये प्रैक्टिस के लिए होता है, तो अभी आपके सामने डिस्कस करके खाम खा आपका माथा खराब नहीं करूंगा। The magistrate may, before summoning any witness on such application, require that a reasonable expenses of witness जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है जी, कहाँ डिपॉजिट कर दो? कोर्ट के अंदर डिपॉजिट कर दो। एक्विटल या फिर कन्विक्शन, सीधी सिंपल सी बात है। उसी समय पीडब्ल्यू डीडब्ल्यू साथ में हो गए। ठीक है जी, मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग एविडेंस रेफर टू इन 277 एंड सच फर्दर एविडेंस as he may on his motion cause to produce find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal। सीधी सिंपल सी बात है, दोनों एविडेंस आ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन कोर्ट के सामने कोर्ट को यह प्रतीत ही नहीं हो रहा कि उसने कुछ गलती करी है, सीधा सिंपल एक्विटल के ऑर्डर कर देंगे। जहां पर मजिस्ट्रेट जो है डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 364 401, ही शैल इफ ही फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन, सेंटेंस पास कर देंगे उसके ऊपर सजा। 279 नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। ठीक है जी, इफ द समन्स हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट एंड ऑन द डे अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज और एनी डे सब्सिक्वेंट देयरटू टू व्हिच द हियरिंग में बी एडजर्न, द कंप्लेंट डज नॉट अपीयर, मजिस्ट्रेट शैल आफ्टर गिविंग 30 दिन का टाइम उसको, ठीक है जी, कंप्लेनेंट को, ठीक है जी, और सीधा अनलेस सम रीजन एडजर्न कर देंगे हियरिंग को किसी दूसरे दिन के लिए। ठीक है जी, प्रोवाइडेड जहां पर कंप्लेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट के द्वारा या फिर कोई ऑफिसर है जो कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन। ठीक है जी, और वेयर द मैजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन टू द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेंट, की ये जरूरी नहीं, तो मैजिस्ट्रेट में
अब उसकी पर्सनल अटेंडेंस को माफ कर देंगे, ठीक है जी, विद हिज अटेंडेंस एंड प्रोसीड विद द केस, और केस को आगे बढ़ा देंगे, सीधी सिंपल सी बात। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल सो फार एज मे अप्लाई आल्सो टू द केसेस वेयर नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेंट इज ड्यू टू हिज डेथ। बस ये रीजन बताया गया और कुछ नहीं। विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट स्टार लगा लेना। यदि कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर ए फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर से पहले कभी भी, इज पास, फाइनल ऑर्डर पास हो उससे पहले, इन एनी केस, किसी भी केस में, अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। कौन सा चैप्टर है ये है आपका चैप्टर 21, ट्रायल ऑफ समन्स केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। सेटिस्फाई कर देता है मैजिस्ट्रेट को दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर परमिटिंग हिम टू विड्रॉ, क्या कि बिल्कुल रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, हम कंप्लेनेंट को अलाउ कर सकते हैं कि वो विड्रॉ कर ले अपनी कंप्लेंट को, ठीक है ना, अगेंस्ट द अक्यूज। और इफ देयर बी मोर देन वन अक्यूज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम, एक के अगेंस्ट में या फिर सभी के अगेंस्ट में, द मैजिस्ट्रेट मे परमिट हिम टू विड्रॉ द सेम एंड शेल देयर अपॉन एक्विट, और ध्यान रखना, अंडरलाइन करो, एक्विट कर देगा अक्यूज को अगेंस्ट होम द कंप्लेंट सो विड्रॉन, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट विड्रॉ करी गई है। चलो जी, स्टार लगा लेना 280 के पे, ठीक है जी। 281 में भी स्टार लगा लो। पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस, अगर समन केस इंस्टीट्यूटेड हुआ है, अदरवाइज देन ऑन कंप्लेंट को छोड़कर एक मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सीजेएम, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट, कोई जजमेंट प्रोनाउंस करना बिना सीधा सिंपल प्रोसीडिंग स्टॉप कर सकता है। और जहां पर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज बीन रिकॉर्डेड, प्रोनाउंस कर देगा जजमेंट का ऑफ द एक्विटल, ठीक है जी, सीधा सिंपल प्रोनाउंस कर देगा जजमेंट एक्विटल को, अंडरलाइन कर लो। एंड इन एनी अदर केस रिलीज द अक्यूज्ड एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, सीधी सिंपल सी बात है, अगर जजमेंट प्रोनाउंस हो रही है तो एक्विटल की, ठीक है जी, और अगर रिलीज हो रहा है अक्यूज तो फिर डिस्चार्ज के लिए, ठीक है ना। चलो जी, 282 पे भी स्टार लगा लो। पावर ऑफ द कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस इनटू द वारंट केस, किसी भी समय कोर्ट को लगता है कि ये जो समन केस है रिलेटिंग टू वन जो कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग, जो 6 महीने से ज्यादा की है, इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट के इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में नहीं रहेगा कि इसको समन केस की तरह सुना जाए, ठीक है जी। तो क्या उसी समय क्या कर देगा, वारंट केस की जैसे ही उसका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। बस 282 खत्म हो गया। आओ जी समरी ट्रायल 283, चैप्टर 22, पावर टू ट्राई समरीली, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इस दिस संहिता में ऐसा कुछ भी कंटेन नहीं है। चलो जी, एनी सीजीएम साहब, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई कर सकते हैं समरी वे के अंदर ऑल, सारे के सारे, या एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नीचे लिखे कोई भी केसेस। थेफ्ट, ठीक है जी, 303, 305, 306 वाला, जिसके अंदर जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपए। रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है जी, 317 वाली, ठीक है जी, जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी, डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपए। पहले 2,000 लिखा होता है, एक जीरो और बढ़ा दिया बेसिकली इसने। असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, जिसके अंदर वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2, 3 ऑफ सेक्शन 331 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 223, ठीक है जी, सीधा सिंपल 331 कौन सा है, 331, 331 है आपका नशीफ। एक सेकंड रुको जरा, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कौन सा है। हम्म, मुझे तो कुछ लिखा ही नहीं है। बस ये देखो, 331 है, पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। चलो, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 352 ये आई गया है, ठीक है जी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हैं, ठीक है जी, अंडर सब सेक्शन 2 और 3 और 351 अबेटमेंट कर रहे हैं, कोई भी ऊपर लिखे ऑफेंस की, अटेम्प्ट टू कमिट कर रहे हैं कोई, और जो भी ऑफेंस ऊपर लिखे गए हैं, when such attempt is an offense
any offense constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cater Trespass Act। दूसरी बार जी कराया है बीएनएसएस के अंदर Cater Trespass Act का। एक तो सीधा सिंपल 2H के अंदर था, एक फिर सीधा आया है आपका 283 के। The magistrate may, after giving the accused reasonable opportunity of being heard for reason to be recorded in writing, try in a summary way all or any of the offences not punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 3 साल। Yes, 3 साल तक के सारे केसेस समरीली या उनमें से कोई एक केस समरीली सुन सकते हैं। Provide that no appeal shall lie against the decision of the magistrate to try a case in a summary way under this subsection। ठीक है जी, ये जो ऑर्डर रहेगा कि इसको समरी केस की तरह सुनेंगे, इसकी अपील नहीं जाएगी, ध्यान रखना, नो अपील प्रोवाइडेड के सामने अब स्टार लगा देना। When in course of the summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case ऐसा है कि ये undesirable है कि इसको समरी मतलब ट्राई किया जाएगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा रीजन को, ठीक है जी, और रिकॉल कर लेगा विटनेसेस को who may have been examined already and proceed to rehear the case in the manner provided by the संहिता। उसको समरीली वे की तरह ना सुनकर अदरवाइज सुनने लग जाएगा। ठीक है जी, 284 पे आ जाओ। समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, क्या सेकंड क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, स्टार लगा लेना। 284 हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा किसको, ऑन एनी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर्स ऑफ ए मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू ट्राई समरीली एनी ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल और ओनली विद फाइन और विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 महीने, विद और विदाउट फाइन, कोई अबेटमेंट या फिर कोई भी अटेम्प्ट उस ऑफेंस का। ठीक है जी, इन केसेस की इजाजत दे सकता है हाई कोर्ट JM2C को समरीली सुनने की। प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, स्टार लगाओ। प्रोसीजर क्या रहता है, स्पेसिफाइड जो कि बताया गया संहिता के अंदर फॉर ट्रायल ऑफ समन केसेस, जो समन केसेस का जो प्रोसीजर बताया गया वो है। ठीक है, शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हियरइन आफ्टर मेंशन्ड। नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 3 महीने, बट ये ध्यान रखना 3 महीने से ज्यादा की सजा शैल बी पास नहीं करी जाएगी जिन केस के अंदर जो कि कन्विक्शन इस चैप्टर के अंदर आती है। ठीक है ना, रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल। ठीक है जी, इन एवरी केस ट्राइड समरीली मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्या क्या, सीरियल नंबर ऑफ द केस, डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, डेट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंप्लेंट, नेम ऑफ द कंप्लेंट, नेम पेरेंटेज रेजिडेंस ऑफ द अक्यूज। बस इसको सिर्फ इतना याद रखो, 286 के अंदर क्या है, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखिए। सिंपल जी से देख लो, प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, फाइंडिंग, सेंटेंस, ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, सिंपल जजमेंट इन केस ट्राइड समरीली। In every case tried summarily in which the accused does not plead guilty, the magistrate shall record the substance of the evidence and a judgment containing a brief statement of the reason for the doing। चलो जी, लैंग्वेज, रिकॉर्ड एंड जजमेंट, स्टार लगा लेना। लैंग्वेज की बात 288 के अंदर होके रखी हुई है, रिटन इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। द हाई कोर्ट में अथोराइज एनी मजिस्ट्रेट अपार्ट टू ट्राई ऑफेंस समरीली टू प्रिपेयर अ फोरसेट रिकॉर्ड और जजमेंट और बोथ बाय मींस ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जाने दो, प्ली बार्गेनिंग पे आ जाओ सीधा चैप्टर 23। ओ जी, देखो जी, प्ली बार्गेनिंग, अब हम अभी हमने बेसिकली जितने भी ट्रायल्स चले हैं चैप्टर 19 से लेकर चैप्टर 22 तक, बेसिकली उसके अंदर हमने लगभग लगभग हर चैप्टर के अंदर एक टर्म सुनी क्या, कि भैया गिल्टी प्लीड, प्लीड गिल्टी, प्लीड गिल्टी, प्लीड गिल्टी, ठीक है ना। अब क्या है प्लीड गिल्टी का मतलब, क्या होता है, कोर्ट सीधा सिंपल एक मौका देती है अक्यूज्ड को कि देख ले भाई तेरे खिलाफ केस आ गया है, अगर तू अपनी गलती मान लेगा तो कोर्ट थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगी तेरे ऊपर, ठीक है ना, ज्यादा कठोर सजा नहीं देगी। तेरा ये जो कंडक्ट है कि तूने अपनी गलती मान ली है और तू कोर्ट का कहना मान रहा है और अच्छा बच्चा बन गया है, कोर्ट इस चीज को कंसिडर कर लेगी और सजा, तेरी क्वांटम और सेंटेंस डिसाइड करते समय लीनियंट हो जाएगी। तू ये बोल पाएगा कोर्ट के सामने कि देखो जी मैंने गिल्टी प्ली कर लिया, कोर्ट को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन या फिर ज्यादा तार भिड़ाने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी गलती मान ली है, ठीक है जी, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। कोर्ट क्या करेगी, चलो भाई ठीक है पश्चाताप करना चाहता, चलो इसको इसी गलती का एहसास है, क्योंकि जो पीनल्स थ्योरी है पनिशमेंट की वो हमारे देश में चलती है, तो कोर्ट कंसिडर करता है इस बात को, ठीक है ना। चलो जी, फिर क्या करेंगे, उसको सजा दे देंगे, कम कर देंगे, ठीक है ना। अब ये फिर प्ली बार्गेनिंग क्या है, सिर्फ अंतर से समझ में आएगा। देखो, जो
प्लीड गिल्टी का जो प्रोविजन है कि भाई वेदर डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, सीधी सिंपल सी बात है, चार्ज फ्रेमिंग के बाद हो। लेकिन जो प्ली बार्गेनिंग है, बेसिकली प्ली बार्गेनिंग, उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। प्ली बार्गेनिंग जो है चार्ज के बाद भी हो सकती है, चार्ज से पहले भी हो सकती है, को बेसिकली अगर कॉमन सेंस से समझोगे तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी, ठीक है ना। बस सीधा सिंपल सा क्या है, जो अदरवाइज ट्रायल चल रहे हैं उसके अंदर तो कोर्ट खुद पूछ रही है, और प्ली बार्गेनिंग के अंदर ये जो अक्यूज है ये खुद एप्लीकेशन लगा रहा है और कोर्ट को बता रहा है कि देखो जी, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, मैं अपना कन्फेशन लिख कर आपको दे देता हूँ, ठीक है जी, मेरी तरफ से आप इसको प्ली बार्गेनिंग समझिए, ठीक है जी। और इस केस को आगे बढ़ाइए और जल्दी से खत्म कीजिए, ठीक है ना, और मेरे को मेरी सजा भुगत लेने दीजिए, ठीक है जी, ये इस हिसाब से चलेगा। आओ जरा प्ली बार्गेनिंग को पढ़ लेते हैं। ये जो चैप्टर है अप्लाई होगा फॉर द अक्यूज्ड अगेंस्ट हुम, जिसके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर, यस, चला चार्जशीट alleging therein the offense appears to have been committed by him other than offense for which the punishment of death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 7 साल has been provided under the law for the time in force, ठीक है जी। प्ली बार्गेनिंग करने के लिए एक तो डेथ पनिशमेंट वाला केस नहीं होना चाहिए, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला केस नहीं होना चाहिए, और 7 साल से ज्यादा की सजा वाला भी केस नहीं होना चाहिए। आगे आ जाओ जी। मजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ कंप्लेंट अदर देन द ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ लाइफ और एक्सीडिंग 7 साल। अगर कंप्लेंट केस की अगर कॉग्निजेंस लेने जज साहब तो सेम प्रोविजन है, ये वाले ऑफेंस नहीं होने चाहिए। but does not apply where such offense affects the socio-economic condition of the country। यह socio-economic condition को मतलब affect करने वाले offense भी नहीं होने चाहिए, और हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द वुमन, वुमन के अगेंस्ट में कमिट करने वाले ऑफेंस भी होने नहीं होने चाहिए, और बच्चों के अगेंस्ट में कमिट करने वाले ऑफेंस भी नहीं होने चाहिए। चलो जी। For the purposes of subsection 1, the central government shall by notification determine the offences under the law for the time, इसकी हेडिंग तो पढ़ते हैं, चलो। Under the law for the timing in force which shall be the offences affecting the socio economic condition of the country, ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस अफेक्ट करने वाले ऑफेंसेस कौन से होते हैं। चलो जी 290, एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, अक्यूज्ड पर्सन ऑफ एन ऑफेंस मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग विद इन ए पीरियड ऑफ, अंडरलाइन करो, 30 दिन के अंदर, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेमिंग की डेट से, ठीक है जी, इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। बिल्कुल सही बात है, किस कोर्ट में, जिस कोर्ट में ट्रायल चलेगा उसी में। The application under subsection 1 shall contain a brief description। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है उस एप्लीकेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, किसका, केस का, रिलेटेड टू विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस, ऑफेंस भी बताएगा, ठीक है जी। एफिडेविट भी लगाएगा, अंडरलाइन करो, अकम्पेन्ड बाय एन एफिडेविट स्worn बाय द अक्यूज्ड स्टेटिंग देयरइन दैट दे वॉलंटरी प्रेफर्ड, कि ये जो मैं प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा रहा हूँ साहब, ये वॉलंटरी अपनी इच्छा से लगा रहा हूँ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट, मुझे पता है कि मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, प्रोवाइडेड अंडर लॉ फॉर द टाइम फॉर द ऑफेंस द प्ली बार्गेनिंग इन हिज केस एंड दैट ही हैज नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड, और साथ में ये भी बताएगा एफिडेविट प्लस एप्लीकेशन में कि वो देखो जी पहली बार पकड़ा गया है या पहली बार उसके खिलाफ कोई ट्रायल चलाया जाएगा, ठीक है जी, उसको सजा होगी बाय कोर्ट इन विच ही हैड बीन चार्ज विद द सेम ऑफेंस, ठीक है जी, मेरे ऊपर कोई सेम ऑफेंस नहीं लगा होगा। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट ऑफ द केस एंड टू द अक्यूज्ड टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द केस, ठीक है जी। अक्यूज को अपीयर होने के लिए बोल देगी, ठीक है जी, कोर्ट एप्लीकेशन लगाने के बाद फिक्स और डेट लगा देगी। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कंप्लेंट ऑफ द केस एज द अक्यूज अपीयर ऑन द डेट फिक्स, जब कभी भी पीपी साहब कंप्लेनेंट और अक्यूज जो है उस डेट को आएंगे, द कोर्ट शैल एग्जामिन द अक्यूज इन कैमरा, कोर्ट जो है इन कैमरा जो है अक्यूज को एग्जामिन करेगी। वेयर अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट प्रेजेंट, कोई भी पार्टी प्रेजेंट नहीं होगी कोर्ट के अंदर, किस लिए, सिर्फ इसलिए कि भी ये जो एप्लीकेशन है क्या अपनी इच्छा से वॉलंटरी लगी, कोई दबाव तो नहीं है, कोई थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रोमिस तो नहीं है। द कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो जाती है, कोर्ट सेटिस्फाई हो गई है दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द अक्यूज वॉलंटरी, इट शैल प्रोवाइड टाइम, अब प्रोवाइड टाइम कर देगी, नॉट एक्सीडिंग 60 दिन से ज्यादा, 60 दिन से ज्यादा का नहीं, किसको, पीपी साहब को और कंप्लेंट को, एज द केस में भी जो भी रहेंगे इस केस के अंदर, एंड द अक्यूज टू वर्क आउट ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, किस लिए, कि भाई बैठ जाओ और म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन कर दो, ठीक है जी, जिसके अंदर क्या करेगा, अक्यूज आके अपनी गलती मानेगा, ठीक है जी, एक मीडिएशन सेंटर के अंदर या फिर एडीआर सेंटर के अंदर ये चले जाएंगे, अक्यूज आकर अपनी गलती मानेगा, गलती मानने के बाद सीधी सिंपल सी बात है, अब वो बोलेगा जी देखो जी मैंने अपनी गलती मान ली, थोड़ी सी सजा, ठीक है ना,
या फिर लेट से कुछ पैसे ले देकर यदि काम हो जाए, ठीक है जी, तो पैसे ले देकर वो काम करवा लेंगे, ठीक है ना, ये प्ली बार्गेनिंग के अंदर, इसी को म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। ऑफ द केस इन विच इंक्लूडिंग गिविंग टू द विक्टिम बाय द अक्यूज द कंपनसेशन, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, कंपनसेशन, जो अक्यूज पे कर रहा है किसको, विक्टिम को, एंड और दूसरे खर्चे ड्यूरिंग द केस, केस के दौरान, एंड देयर आफ्टर, उसके बाद फिक्स द डेट फॉर फर्दर हियरिंग ऑफ द केस, फिर उसके बाद यानी एडीआर करने के बाद, मीडिएशन करने के बाद फिर केस लगा देंगे, मतलब डेट लगा देंगे। यदि कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन जो है वो इनवॉलंटरी फाइल करी गई है एक्यूज के द्वारा, और ही हैज प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड, और यह प्रीवियसली कन्विक्टेड था कोर्ट के द्वारा इन द केस इन व्हिच ही हैड बीन चार्ज विद सेम ऑफेंस, इट शैल प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता फ्रॉम द स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन। सीधे सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन रिजेक्ट और एज यूजुअल जो है प्रोसीजर चालू हो जाएगा, ठीक है जी। गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन डिस्पोजिशन, in working out a mutually satisfactory disposition under clause A of subsection 4 of section 290, the court shall follow the following procedure, namely, अगर कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है जी, पुलिस ऑफिसर जिसने यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस, अक्यूज्ड को एंड विक्टिम को, केस को, कि भैया पार्टिसिपेट करो इन द मीटिंग, और एक मीटिंग करो और वर्क आउट फॉर सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, provided that throughout such process of working out satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that the entire process is completely voluntarily by the parties participating in the meeting. Provided further that the accused, if he so desire, अगर उसकी ऐसी इच्छा है तो may participate in such meeting, उस मीटिंग के अंदर कर सकता है पार्टिसिपेट अपने एडवोकेट के साथ, if any, जो कि एंगेज किया उसने, इन केस इंस्टीट्यूट इज अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, अगर कोई केस अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट है तो कोर्ट इशू करेगी नोटिस किसको, अक्यूज को, विक्टिम को, केस को, कि पार्टिसिपेट करो मीटिंग के अंदर और एक सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन कर दो अपनी। प्रोवाइड दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर कि भैया ये वॉलंटरी सारा का सारा काम हो। एक और प्रोविजन आ गया है, अगर विक्टिम, इफ द विक्टिम ऑफ द केस और द अक्यूज सो डिजायर, तो वो अपने एडवोकेट के थ्रू इंगेज कर सकते हैं मीटिंग के अंदर। चलो जी, अब जो भी ये मीटिंग रहेगी उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है ना, यानी ये जो मीटिंग है, ये जो एडीआर की मीटिंग रही है, ये सफल हुई है या असफल हुई है, ठीक है ना, इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार करी जाएगी 292 के अंदर, और ये रिपोर्ट जो है कोर्ट को दी जाएगी, ठीक है ना। वर्क आउट द कोर्ट शैल प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ सच डिस्पोजिशन व्हिच शैल बी साइंड, जो कि साइन करी जाएगी बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड ऑल द अदर पर्सन who participated in the meeting, and if no such disposition has been worked out, the court shall record such observation and proceed further in accordance with the provision of this संहिता, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। 293 डिस्पोजल ऑफ द केस, जहां पर सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजल ऑफ द केस हैज बीन वर्कड आउट अंडर सेक्शन 292, द कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द केस फॉर इन फॉलोइंग मैनर। देखो जी कैसे, द कोर्ट अवॉर्ड कर देगी कंपनसेशन विक्टिम को इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन, जो भी म्यूचुअल डिस्पोजिशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी, एंड केस की सुनवाई कर लेगी, पार्टीज को सुन लेगी, और किस पर, ऑन द क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट, भाई कितनी सजा दी जाए, या फिर रिलीज कर देंगे अक्यूज को किस पर, प्रोबेशन पर, ऑफ गुड कंडक्ट पे, या फिर आफ्टर एडमोनिशन, चेतावनी देकर अंडर सेक्शन 401, और फॉर डीलिंग विद द अक्यूज, या फिर डील कर लेंगे अक्यूज से अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1998, पीओ एक्ट होता है बेसिकली, प्रोबेशनरी ऑफेंडर एक्ट, ठीक है जी, बड़ा प्यारा सा, बहुत ही मतलब माइल्ड लिबरल एक्ट है ये, ठीक है जी। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड फॉलो द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन द सक्सीडिंग क्लॉजेस, या फिर सक्सीडिंग क्लॉजेस उसके अकॉर्डिंग डील कर लेंगे। B. After hearing the parties under clause A, यदि court is of the view के section 401 or other provision of the provision of under act or any other law for the timing in force are attracted in the case as aforesaid, it may release the accused on probation. सिंपल प्रोबेशन पर भी उसको रिलीज करवाया जा सकता है, और प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एनी सच लॉ, ठीक है जी। और कैसे कर सकते हैं, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लोज बी, यदि कोर्ट को लगता है कि मिनिमम पनिशमेंट तो देनी चाहिए उसको, ठीक है जी, तो कितनी देंगे, मिनिमम पनिशमेंट दे देंगे, एंड वेयर द अक्यूज्ड इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है एंड हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास, और पास में कोई भी पनिशमेंट नहीं है उसको, ठीक है जी, इट में सेंटेंस द अक्यूज टू 1/4 ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट, मिनिमम पनिशमेंट का भी 1/4 देंगे उसको, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन कर रहा है 1/4 को। डी,
चेक 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 इन केस ऑफ आफ्टर हियरिंग दी पार्टीज, कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज है और नॉट कवर्ड अंडर क्लोज बी और सी के अंदर नहीं आता है, और उसको सेंटेंस तो देना पड़ेगा, तब अक्यूज को 1/4 ऑफ द पनिशमेंट जो है उसको देनी पड़ेगी, और एक्सटेंडेबल फॉर सच ऑफेंसेस, एंड वेयर द अक्यूज इज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है एंड हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट, इट मे सेंटेंस द अक्यूज्ड, अंडरलाइन करो, 1/6 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड, और एक्सटेंडेबल, जो एक्सटेंडेबल होती है ना कि भाई 1 साल की पनिशमेंट है, विच में एक्सटेंड टू 3 साल, एक्सटेंडेबल की, ठीक है जी, उसका 1/6। चलो जी, 294, जजमेंट ऑफ द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन द टर्म, 293 ऑफ द इन द ओपन कोर्ट, अंडरलाइन करो ओपन कोर्ट के अंदर, द सेम शैल बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल, अंडरलाइन करो फाइनल रहेगी, एंड नो अपील, अंडरलाइन नो अपील को बॉक्स कर लो, एक्सेप्ट द स्पेशल लीगल पिटीशन, एसएलपी को छोड़कर, जो कि आर्टिकल 136 के अंदर या फिर आर्टिकल 226 ऑफ द 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हो एसएलपी की परमिशन, शेल लाई इन एनी कोर्ट अगेंस्ट जजमेंट्स, एसएलपी को छोड़कर ध्यान रखना, प्ली बार्गेनिंग के अंदर जो भी जजमेंट जाएगी वो अपीलेबल नहीं है। पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग, ए कोर्ट शेल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस चैप्टर ऑल पावर है जो कि वेस्ट करी जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू द बेल, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस एंड अदर मैटर रिलेटिंग टू द डिस्पोजल ऑफ केस, ठीक है जी, जो कि संहिता के अंदर बताया गया। 297 है, पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द अक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, सीधी सिंपल सी बात है, जो अक्यूज्ड है बेसिकली, ठीक है, लेट से 1 जनवरी 2026 को जो है ये केस एफआईआर शेफआईआर हुई, 1 जनवरी 2026 को अक्यूज जो है ये कस्टडी में आ गया है, जेल के अंदर आ गया है, ठीक है जी। अब क्या गया कहाँ गया, हाँ, 1 जून 2026 को प्ली बार्गेनिंग जो है वो अलाउ हो गई है, ठीक है जी। प्ली बार्गेनिंग के अंदर जो अलाउ होने के बाद जो भी कंपनसेशन जो भी एक्सपेंसेस देने थे, ठीक है जी, 1/6 पनिशमेंट, 1/4 पनिशमेंट जो है वो मिल गई है, ठीक है ना। अब ये जो 6 महीने से जो ये जेल के अंदर था, इम्प्रिजनमेंट के अंदर था, और अब जो सजा इसको मिलेगी इसमें से सेट ऑफ कर दिया जाएगा, इसमें से घटा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, स्टार लगा लो प्रोविजन पे, बहुत बार पूछते हैं। A court shall have the power, आगे का द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 468 अंडरलाइन कर लेना, 468 को शैल अप्लाई फॉर सेटिंग ऑफ द पीरियड, जो भी डिटेंशन के अंदर अंडरगोन में गुजारा है अक्यूज ने अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, बस इतना कर लो, सेविंग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, ठीक है जी, स्टार लगा लो और पढ़ लो जरा। नॉटविथस्टैंडिंग एनी कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, कोई भी स्टेटमेंट जो बनाई गई है इस चैप्टर के अंदर एप्लीकेशन लगाते समय अक्यूज के द्वारा प्ली बार्गेनिंग में, shall not be used, वह यूज नहीं होगी, अंडरलाइन, फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अलावा वो कहीं भी यूज नहीं होगी, कभी किसी दूसरे केस के अंदर लगा दो। नॉन एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child as defined in section 2 of juvenile justice care and protection of children एक्ट 2015, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आओ जी, चैप्टर 24, अटेंडेंस ऑफ द पर्सन कंफाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन, 301, इन दिस चैप्टर डिटेन का मतलब होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो है किसी को डिटेन कर लिया गया है तो वो भी इंक्लूड है इसके अंदर। प्रिजन इसके अंदर इंक्लूड होता है कोई प्लेस विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर टू बी सब्सिडरी जेल, अंडरलाइन करो, सब्सिडरी जेल भी आ चुका है। कोई रिफॉर्मेटरी, कोई ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइक नेचर, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, ध्यान रखना है। सारे के सारे किसकी डेफिनेशन में आते हैं, ये प्रिजन की डेफिनेशन के अंदर ही आते हैं, ठीक है जी। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा जरा, अच्छा, मैं सकता है। हाँ,
ठीक है, बस इतना काफी है इसके अंदर। छोड़ दो इस चैप्टर को पूरे को। ठीक है जी, चैप्टर 25 के ऊपर आ जाओ, एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। ठीक है जी। मैं एक बार जरा अपना पुराना बेरक निकालता हूँ जिसके अंदर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट सेक्शंस में अंडरलाइन करवाने, उसके हिसाब से मैं आपको कराता हूँ। गिव मी मोमेंट। यस, अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड इन डिटेन प्रिजन, इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ चैप्टर याद कर लेना इसके अंदर। आ जाओ चैप्टर आपका 25। ठीक है जी, पहले चैप्टर 23 होता था ये। ठीक है जी, आओ जरा लैंग्वेज ऑफ कोर्ट आपको देखनी है। चलो जी, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट देख लो। द स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी लैंग्वेज क्या रहेगी इसकी। ठीक है जी, चलो जी। एविडेंस टू बी टेकन, और स्टेट गवर्नमेंट किसी करेगी, सभी कोर्टों की लैंग्वेज डिसाइड कर देगी। ठीक है ना, अदर देन दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की लैंग्वेज स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। ठीक है, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज, सिर्फ हेडिंग से कर लो, प्रेजेंस के अंदर होगा। जब तक कि डिस्पेंस ना कर दी जाए अटेंडेंस किसकी, अक्यूज की। छोड़ दो, फिर आपको करना है remarks respecting demands of the witness। फिर आपको करना है भैया 315, सीधा 315 पे आ जाओ। रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डीमैनर ऑफ द विटनेस, विटनेस कितना ज्यादा बदतमीज है या कितना डीमैनरस है। ठीक है जी, वो उसके अगेंस्ट भी अगर रिमार्क्स लिखना चाहे तो रिमार्क्स लिख सकता है एक जज। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज। जो भी एग्जामिनेशन होगा अक्यूज का, उसका रिकॉर्ड जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखा जाएगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। फिर सीधा सिंपल जो है इसके अंदर 316 के अंदर लास्ट का जो प्रोविजन है वो देख लो। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अप्लाई टू द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज पर्सन इन द कोर्स ऑफ समरी ट्रायल। 316 का 5 का लास्ट लाइन है। ठीक है ना, चलो जी। इंटरप्रेटर नहीं, रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट नहीं, कमीशन टू बी, यस कमीशन आ जाओ। जब अटेंडेंस किसकी, विटनेस की डिस्पेंस हो चुकी है विद एंड कमीशन इशूड। ठीक है जी, देखो कोई विटनेस है जी, और बेसिकली क्या है, उसको उसकी जो हाजिरी है माफी हो चुकी है, लेकिन भैया उसका एग्जामिनेशन है। और हाजिरी माफी की जो एप्लीकेशन है वो किस लिए लगी है, क्योंकि भाई उसका मेडिकल खराब है। ठीक है, उसकी हेल्थ खराब है और उसका एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। तो कोई बात नहीं, कोर्ट क्या करेगी, कमीशन इशू कर देगी। भाई तू जा, कहाँ, पीजीआई में भर्ती है ना, इमरजेंसी बेड पे है, चलो जी
डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आके वो बोलने के लायक भी नहीं है, डॉक्टर रिपोर्ट बना के देता है नहीं बोलने के लायक, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जी, बस इमरजेंसी में बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बोल तो सकता है वो। अगर कोर्ट को लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी के केसेस आ जाते हैं, बहुत ही प्रेशर वाले केसेस आ जाते हैं, एक्शन प्लान के केसेस आ जाते हैं, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग के केसेस आ जाते हैं, तो कोर्ट क्या करते हैं उसके अंदर डिस्पेंस भी नहीं कर पाता है। एविडेंस होना है तो होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है तो होना है, चीफ होना है तो होना है, सीधी सिंपल सी बात है। यह बहाना चलता ही नहीं है कि भाई डॉक्टर ने ये बोल दिया है, डॉक्टर ने वो बोल दिया है, तबीयत है ये और वो, ठीक है जी, जहां कहीं भी है कमीशन अपॉइंट हो जाएगी, वो वहां पर जाएगी और वहां पे सवाल जवाब कर लेगी। ठीक है जी, चलो जी, बस ये हेडिंग से कर लो। 285, सॉरी सॉरी 320, commission to whom to be issued. If the witness is within the territories to which the Sanhita extend, the commission shall be directed to the CGM within whose local jurisdiction the witness is to be found. बिल्कुल ठीक बात है जी, सीजीएम साहब के थ्रू करवाएंगे। एग्जीक्यूशन ऑफ द कमीशन, सिर्फ हेडिंग से कर लो। फिर सीधा जाओ मेडिकल विटनेस के ऊपर। डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेसेस, ठीक है जी। डिपोजिशन ऑफ ए सिविल सर्जन अदर देन द मेडिकल विटनेस टेकन एंड अटेस्टेड बाय द मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, अंडरलाइन कर लो। और टेकन ऑन कमीशन अंडर दिस चैप्टर may be given in evidence in any inquiry trial or the proceeding under the संहिता although the deponent is not called as a witness। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई डॉक्टर कोई मेडिकल विटनेस जो है वो एज ए विटनेस आपने बुलाया कि नहीं बुलाया, फिर भी उसकी स्टेटमेंट, उसका कंक्लूजन, उसकी रिपोर्ट, उसका ओपिनियन जो है वो एविडेंस में शामिल हो जाएगा। चलो जी, आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट, यस मजिस्ट्रेट साहब की स्वयं की आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है, वो तो आएगी ही आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस, कि भाई एज ए विटनेस बुलाया है कि नहीं बुलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एविडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ द मिंट, मिंट का मतलब होता है टकसाल, सिर्फ हेडिंग हेडिंग से पढ़ दो। ठीक है जी, जो भी टकसाल के जो भी कर्मचारी होते हैं, ठीक है जी, किसी भी केस के अंदर अगर उनको बुलाया जाए ना बुलाया जाए, कोई ओपिनियन वगैरह है तो उनको बेसिकली विटनेस बना दिया है यहाँ पर। ठीक है जी, चलो जी आगे आ जाओ। साइंटिफिक एक्सपर्ट को अगर बुलाना पड़े कोर्ट को तो 329 के अंदर बुलाएगा क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है जी, अंडरलाइन कर लेना, बस काफी है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 331 हेडिंग से कर लो, एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट सेक्शन भी कर लो। एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट। ठीक है जी, फॉर्मल कैरेक्टर ऑफ एफिडेविट स्टार लगा लेना इनको, क्यों, क्योंकि एविडेंस एक्ट का टीबीएससी का पहला सेक्शन ये बोलता है कि एफिडेविट कभी एविडेंस नहीं होते, लेकिन 331 332 आर दी एक्सेप्शंस, ठीक है ना। क्या वो वाली अथॉरिटीज यानी ओथ कमिश्नर को बुलाया जा सकता है एज ए विटनेस। ठीक है जी, 333 के अंदर अंडरलाइन कर लेना इसको भी। चलो जी, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज, क्या है, अक्यूज की एब्सेंट में भी एविडेंस रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं, बिल्कुल भी रिकॉर्ड बिल्कुल करवाए जा सकते हैं। ठीक है जी, सिर्फ हेडिंग से कर लेना। चलो जी, छोड़ो 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 छोड़ो, आओ जी अब आ जाओ चैप्टर 26।
आ गया। देखो जी, चैप्टर 26 को बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि जनरल तो लिखा हुआ है, चैप्टर 26 को ध्यान रखना, स्पेशल 26 ये स्पेशल प्रोविजन है भैया, जनरल प्रोविजन नहीं है, ये स्पेशल है, ठीक है जी। पूरा का पूरा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, एक से दो क्वेश्चन श्योर। आ जाओ जी। देखो जी, पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, सीधी सिंपल सी बात है। क्या है कि जी डबल जियोपार्डी नहीं होगा, ठीक है ना, किसी भी ऑफेंस के लिए किसी भी अक्यूज को एक बार से ज्यादा के लिए नहीं सताया जाएगा, डबल जियोपार्डी जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। एक बंदा हु हैज वंस बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन, जिसको एक बार ट्राई कर लिया गया है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, फॉर एन ऑफेंस, एक ऑफेंस के लिए, एंड कन्विक्टेड कर दिया है या फिर एक्विट कर दिया, या तो कन्विक्ट कर दिया है ट्रायल चलाने के बाद, या फिर उसको एक्विट कर दिया है, ऑफ सच ऑफेंस शेल, ठीक है जी, वाइल सच कन्विक्शन और एक्विटल रिमेन इन फोर्स, जब तक वो एक्विटल कन्विक्शन एनफोर्समेंट में है, नॉट बी लायबल टू बी ट्राइड अगेन, उसके ऊपर दूसरा ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, नॉट बी लायबल टू बी ट्राइड अगेन को अंडरलाइन करना, फॉर द सेम ऑफेंस को अंडरलाइन करना, नॉर ऑन द सेम फैक्ट्स फॉर एनी अदर ऑफेंस फॉर विच a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 224, or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof, ठीक है जी। देखो जी, सिंपल सा करके आपको बता देता हूँ। एक टर्म होती है, हम बेसिकली पहले भी कर चुके हैं अपना एडीए की पढ़ाई के अंदर, बेसिकली ऑट्रे फोइस एक्विट, ऑट्रे फोइस कन्विक्ट, ऑट्रे फोइस एक्विट का मतलब होता है एक ट्रायल चला और वह क्या हो गया, एक्विट हो गया, प्रीवियसली एक्विटेड, ऐसे ही प्रीवियसली कन्विक्टेड, ऐसा ही एक प्रोविजन, ठीक है जी, ध्यान रखना, ये जो सेक्शन 337 का जो प्रोविजन है, ध्यान रखना, ये आप हर बेर एक्ट में अगर आप प्रैक्टिस करोगे, या फिर अगर आप एस्पायरेंट बनोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, फाइट करोगे, कंपटीशन लड़ोगे, तो ये आप हर बेर एक्ट के अंदर देखोगे ऐसा सेक्शन, जैसा 337 के अंदर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, ठीक है जी, आर्टिकल 20 में जाकर है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 20 के अंदर सिंपल, जो आर्टिकल 20 की जो एप्लीकेबिलिटी है, वो बेसिकली किस पर है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है, ठीक है जी, दोनों के दोनों पॉइंट के ऊपर नहीं है, ठीक है जी। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का चलता है, वो सीधा सिंपल जो है कन्विक्टेड के ऊपर चलता है, एक बार सजा मिल गई दोबारा सजा नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ वहां पर एक्विटल नहीं है, ठीक है जी, सिर्फ कन्विक्शन कन्विक्शन है, ठीक है जी। यहाँ पर दोनों है, चाहे एक्विटल का केस हो चाहे कन्विक्शन का केस हो, ठीक है जी, डबल जेओपार्डी नहीं चलाई जाएगी उसके अगेंस्ट में, ठीक है जी। लेकिन किंतु परंतु नीचे जो है सारे के सारे उसके एक्सेप्शन आ चुके हैं। एक बंदा जो कि एक्विट हो चुका है या फिर कन्विक्ट हो, एक्विट हो चुका है, कहाँ गया कर्सर, हाँ, कन्विक्ट हो चुका है, एनी ऑफेंस में आफ्टरवर्ड ट्राइड, उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा बाद में, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ, फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, किसी दूसरे ऑफेंस के लिए, फॉर विच ए सेपरेट चार्ज, जिसके लिए एक सेपरेट चार्ज माइट हैव बीन मेड, बनाया जाना चाहिए था, अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में, फॉर्मल ट्रायल, जो पहले जो ट्रायल चलाया गया, तो उस समय अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 243, ठीक है जी, 243 के तहत, ठीक है जी, कोई बात नहीं, एट्रीफोइस एक्विट हो चुका है या फिर एट्रीफोइस कन्विक्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक्विटल और कन्विक्शन दोनों लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कन्विक्शन, सॉरी, डायरेक्शन दे दिया है, ऐसा ऑर्डर दे दिया है कि भैया उसके खिलाफ दोबारा से ट्रायल चला दो, तो चल जाएगा, ठीक है जी।
दूसरा एक्सेप्शन क्या कहता है, एक पर्सन कन्विक्टेड, सिर्फ एक्टर फॉर कन्विक्ट की बात हो रही है, ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट causing consequence which together with such act constituted a different offense। ये सीधी सिंपल सी बात है। दो आदमियों के बीच में लड़ाई हो गई, दो आदमियों के बीच में लड़ाई होने के बाद क्या हुआ, यह केस जो है बेसिकली कोर्ट के सामने पहुंच गया। एक आदमी को बहुत ज्यादा गहरी चोटें मार दी थी क्योंकि सिर के ऊपर डंडे मार रखे थे उसके, ठीक है जी, आदमी बच गया। आदमी बचने के बाद केस चला, केस चलने के बाद ग्रीवेस हट का केस लगा, ग्रीवेस हट का केस लगने के बाद जो है जो कुछ सजा वगैरह मिलनी थी वो अपना सजा मिल गई उसको। ठीक है जी, सजा मिलने के बाद भाई छोटी उम्र का था और पहला ऑफेंस था और प्ली बार्गेनिंग भी थी, ठीक है, छोटी मोटी सजा काट के वो बाहर आ गया। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, जिस बंदे को, जो विक्टिम था जिसको सर के ऊपर चोट लगी थी, इतना वो सजा भी भुगत चुका है अपनी, ठीक है जी, वो क्या होता है अपनी उन चोटों के कारण, एक गुम चोट अंदर भी लगी थी उसको, दोहरा उठा वो मर गया। ठीक है जी, ध्यान रखना, दोबारा से चलेगा अब केस, ठीक है ना, ट्रायल दोबारा से चलेगा, इस बार गिरवे सेट का नहीं चलेगा, इस बार मर्डर का चलेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट एक्सेप्शन। एक पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड दोनों आ चुके हैं, एट्रीफोर्स कन्विक्ट, एट्रीफोर्स एक्विट दोनों आ चुके हैं। ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट मे नॉटविथस्टैंडिंग सच एक्विटल और कन्विक्शन बी सब्सिक्वेंटली चार्ज्ड विद एंड ट्राइड फॉर एनी अदर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम एक्ट व्हिच ही मे हैव बीन कमिटेड इफ द कोर्ट बाय व्हिच ही वाज फर्स्ट ट्राइड वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई। सीधी सिंपल सी बात है, जो पिछली जो कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट नहीं थी, वो वाला बेसिकली चार्ज नहीं लगा पाई है, बट वो चार्ज लगना चाहिए था। ठीक है जी, कोई बात नहीं, अब लग जाएगा। एक बंदा जिसको डिस्चार्ज कर दिया गया है अंडर सेक्शन 281 shall not be tried again for the same offense except with the consent of the court by which he was discharged or of any other court of a mentioned court is subordinate। ठीक है जी, 281 में क्या था, अभी हमने पढ़ा है 281। 281 के अंदर पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस है, ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, जिसके अंदर एक्विट कर सकते हैं, जिसके अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो वाली पावर आ गई थी कोर्ट की। एक्सप्लेनेशन में स्टार लगाना है। ये जो डिसमिसल होता है ना, डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट और डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज इज नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पस दिस सेक्शन। ठीक है ना, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट और डिस्चार्ज, ध्यान रखना, इस सेक्शन के पर्पस से एक्विटल नहीं हो। इलस्ट्रेशन, ए इज ट्राइड अपॉन ए चार्ज ऑफ थेफ्ट एज ए सर्वेंट एंड एक्विटेड। ए के ऊपर ट्रायल चला है और उसके ऊपर क्या सा चार्ज लगा, चोरी का चार्ज लगा, एज ए सर्वेंट नौकर होने के नाते उसने चोरी कर दी और उसको वो एक्विट हो गया। ही कैन नॉट आफ्टर पार्ट while acquittal remains in force be charged with theft as a servant or upon the same facts with theft simply or with criminal breach of trust। A is tried for causing grievous hurt and convicted, the person injured afterward dies, मर जाता है। A may be tried again culpable homicide। ठीक है ना, A is charged before the court of session and convicted of culpable homicide of B। A may not afterward be tried for the same offense of the murder of B। Yes, ये जितने भी इलस्ट्रेशन है सारे के सारे आपने स्टार लगाने हैं। ए इज चार्ज बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट टू बी। ए मे नॉट आफ्टरवर्ड बी ट्राइड फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट टू बी ऑन द सेम फैक्ट्स अनलेस द केस कम्स विद इन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन। ठीक है, A is charged by magistrate of the second class with and convicted by him of theft of property from the person of B। A may subsequently be charged with and tried for robbery on the same facts। ठीक है जी, A, B and C are charged by magistrate of first class and convicted by him of robbing D। A, B and C may afterward be charged with and tried for dacoity on the same offense। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, केस लो, उसके नाम लिख लो। ठीक है जी, लिखो मकबूल हुसैन। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1953, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट केस लो, लिखो सत्य ध्यान घोषाल, सत्य ध्यान घोषाल वर्सेस दियोरजन देबी, DEORAJIN
देबी, DEBI, देबी, 1960, सुप्रीम कोर्ट। स्टार लगा लो, अमृतलाल रतिलाल मेहता, रतिलाल मेहता, स्टेट ऑफ गुजरात, 1980, सुप्रीम कोर्ट। आगे आ जाओ। अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यस, द पीपी साहब या असिस्टेंट पीपी साहब इन चार्ज ऑफ ए केस में अपीयर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी। देखो पीपी साहब को अथॉरिटी देने की जरूरत नहीं होती कि वो आओ जी केस शुरू कर लो, उनके पास पर से अथॉरिटी होती है, ठीक है जी। क्या कि बिना अथॉरिटी के बिफोर एनी कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए इन विच द केस इज अंडर इंक्वायरी ट्रायल और अपील, चाहे इंक्वायरी चल रही हो, चाहे ट्रायल चल रहा हो, चाहे अपील चल रही हो, और केस को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। चलो जी। ये वही आ गया, इफ एनी केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट्स हिज एडवोकेट टू प्रोसिक्यूट एनी पर्सन, ठीक है जी, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिट पब्लिक प्रोसिक्यूटर द चार्ज कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन, छोड़ दो इसको, परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, any magistrate inquiring into or trying the case may permit the prosecution to be conducted by any person other than the police officer below the rank of the inspector, but not the person other than the advocate general or government advocate or PP साहब, छोड़ दो इसको भी। right of person against whom proceedings are instituted to be defended, yes, यानी क्या, अक्यूज को भी एडवोकेट का अधिकार है, 340 के अंदर बता दिया गया है। अगर अक्यूज गरीब है तो कोई बात नहीं, 340 के अंदर लीगल एड के थ्रू उसको एडवोकेट मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे आ जाओ, 342 प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड सोसाइटीज अक्यूज, छोड़ दो, सिर्फ हेडिंग से कर लेना। आओ जरा, टेंडर ऑफ पार्डन, ठीक है जी। देखो जी, टेंडर ऑफ पार्डन क्या होता है, जैसे कोई सरकारी गवाह बन जाता है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बॉलीवुड की मूवियां देखी होंगी, जिसके अंदर वो क्या, वो एक सरकारी गवाह बन जाता है। सरकारी गवाह बनने से क्या होता है, सरकारी गवाह बनने से बेसिकली कोर्ट थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, सजा थोड़ी सी कम। with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned or in privy to an offense to which this section applies, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एविडेंस एड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव होता है। देखो जी, जिस बंदे ने अपराध किया हो उससे बड़ी एविडेंस तो कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। चलो जी, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी टू और ट्रायल, ठीक है जी, कोई भी स्टेज हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन, चाहे इंक्वायरी, चाहे ट्रायल of the offense, and the magistrate of the first class inquiring into or trying the offense at any stage of the inquiry or trial मे टेंडर ए पार्डन, टेंडर ए पार्डन रिकॉर्ड कर सकते हैं टू सच पर्सन, उस बंदे का, ऑन कंडीशन, उन शर्तों पर, ऑफ हिज मेकिंग ए फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, क्या कोशिश रहेगी कि भाई तू पूरी और बिल्कुल सच्ची सच्ची डिस्क्लोजर करेगा ऑफ द होल ऑफ द सर्कमस्टांसेस, जो भी ये कर्मकांड हुए हैं, विद इन हिज नॉलेज, जो तेरी नॉलेज में है, रिलेटिव ऑफ द ऑफेंस, ऑफेंस से रिलेटेड, एंड एवरी अदर पर्सन कंसर्न, और दूसरे बंदों के बारे में बताएगा, वेदर एज ए प्रिंसिपल और अबेटर इन दी कमीशन दे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रिंसिपल था उसके एक्ट का ऑफेंस का, कोई अबेटर था, या कोई भी था। दिस सेक्शन अप्लाइज टू एनी ऑफेंस ट्रायबल एक्सक्लूसिव बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इम्पोज्ड, एनी ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment which may extend to 7 साल और with a more severe sentence, 7 साल से ज्यादा सीवियर। Every magistrate who tenders a pardon under subsection A shall record his reason for so doing, whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made, and shall on application made by the accused furnish him with a copy of such record free of cost, ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है, अगर टेंडर ऑफ पार्डन कोर्ट रिकॉर्ड करवा रहा है तो उसको फॉर्मेलिटीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। Every person accepting the tender of pardon under subsection A shall be examined as a witness. Yes, shall be examined as a witness in the court of a magistrate taking cognizance of the offense and in the subsequent trial. अंडरलाइन करो, विटनेस बन जाएगा वो, shall unless he is already on bail, जब तक वो ऑलरेडी ऑन बेल ना हो, बी डिटेन कस्टडी, उसको कस्टडी में कर दिया जाएगा, अंटिल टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता। वेयर, जहां पर कोई बंदा जिसने एक्सेप्ट कर दिया है टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सबसेक्शन ए
has been examined under subsection 4, magistrate taking notice of the offense shall without making any further inquiry in the case commit it for trial. इसको ट्रायल के लिए कमिट कर देगी कहाँ, टू द कोर्ट ऑफ सेशन यदि ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट और इफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग cognizance of the chief judicial magistrate का हो, to a court of special judge appointed under any other law for the time being in force if यदि ऑफेंस ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट हो। चलो जी, इन एनी अदर केस मेक ओवर कर देगी केस को किसके पास, सीजेएम के पास, जो खुद ट्राई करेगा, अंडरलाइन करो, ट्राई द केस हिमसेल्फ। चलो जी, पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन एट एनी टाइम आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द केस बट बिफोर जजमेंट इज पास, अंडरलाइन करो, जजमेंट पास होने से पहले, कोर्ट टू विच कमिटमेंट इज मेड, जिस कोर्ट को कमिट किया गया है केस, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग एट द ट्रायल ऑफ एविडेंस ऑफ एनी पर्सन सपोज्ड टू हैव बीन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड और प्रीव्यू ऑफ एनी सच ऑफेंस टेंडर ए पार्डन ऑन द सेम कंडीशन। यस, क्या कमिट होने वाली कोर्ट भी कर सकती है टेंडर पार्डन? यस, कर सकती है 344 के अंदर। ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन, यस, कंडीशन क्या थी कि फुल और सॉरी कंप्लीट या फिर फुल और ट्रू स्टेटमेंट देगा वो, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात। द पीपी साहब सर्टिफाई कर देगा क्या कि उसके ओपिनियन से, पीपी साहब के ओपिनियन से यह जो बंदा है या तो विलफुली कंसील कर रहा है, छुपा रहा है एनीथिंग जो कि जरूरी है, या फिर वो झूठे एविडेंस दे रहा है, नॉट कंप्लाइड, और इस कारण से उसने कंप्लाई विद टेंडर ऑफ पार्टनर की जो कंडीशन वो नहीं किया है, ठीक है जी। अब क्या होगा, may be tried for the offense in respect of which the pardon was so tendered, सिंपल ट्रायल चला दिया जाएगा, और फॉर एनी अदर ऑफेंस ऑफ व्हिच अपीयर्स टू हैव बीन गिल्टी, और अगर उसने झूठ बोल दिया है तो फैब्रिकेटिंग एविडेंस या गिविंग फॉल्स एविडेंस का भी उसके ऊपर ट्रायल चलाएगा इन कनेक्शन विद द सेम मैटर एंड आल्सो फॉर द ऑफेंस गिविंग फॉल्स एविडेंस। चलो जी, प्रोवाइडेड दैट द सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी अदर अक्यूज, ध्यान रखना कोई भी सूरत हो, चाहे टेंडर ऑफ पार्डन उसका एक्सेप्ट हो रहा हो या टेंडर ऑफ पार्डन उसका रिजेक्ट हो गया हो, किसी भी सूरत में जिन बंदों से उसको अलग करके सेपरेट ट्रायल चलाया गया उन बंदों के साथ ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, उसका ध्यान रखना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, यह भी बता दिया जाता है कि सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एक्सेप्ट विद द सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, अगर फॉल्स एविडेंस का केस चलाना चाह रहे हो तो हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी स्टेटमेंट जो बनाई गई है बाय सच पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर ऑफ पार्डन एंड रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 183 और बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 443 में गिविंग, छोड़ दो इसको। At such trial, the accused shall be entitled to plead that he has complied। अगर पीपी साहब ने बोल दिया कि देखो जी इसने तो कंप्लाई नहीं किया, तो उस केस के अंदर भी अक्यूज के पास बेसिकली पूरा एंटाइटलमेंट या फिर राइट रहेगा कि वो कोर्ट को बोले कि देखो जी मैंने तो बेसिकली कंप्लाई किया है, ठीक है जी, इस केस के अंदर टेंडर के अंदर, इन विच केस इट शैल बी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव, और इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन को बेसिकली प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि जो भी कंडीशन थी कि वो कंप्लाई हुई है कि नहीं हुई। एट सच ट्रायल द कोर्ट शैल, यदि इफ इट इज नॉट कोर्ट ऑफ सेशन, या कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, बिफोर द चार्ज इज रीड आउट एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज, चार्ज पढ़ने से पहले अक्यूज के ऊपर, और यदि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है तो एविडेंस लेने से पहले, किसके, प्रोसिक्यूशन के, पीडब्ल्यू से पहले अक्यूज से पूछेंगे क्या वो प्ली करता है, गिल्टी प्ली करता है और हैज कंप्लाइड विद द कंडीशन ऑन विच टेंडर पार्टन वाज मेड या नहीं, ठीक है जी। यदि अक्यूज बोलता है कि उसने प्ली कर दिया है, यस उसने कंप्लाई किया है, तो कोर्ट जो है रिकॉर्ड कर देगी उसकी प्ली को और प्रोसीड विद द ट्रायल एंड इट शैल बिफोर पासिंग जजमेंट द केस find whether or not the accused has complied with the condition of the pardon, and if he finds that he has so complied, it shall not be sending anything contained in the संहिता पास है जजमेंट ऑफ एक्विटल, एक्विटल को जरा बॉक्स कर लेना। अगर कोर्ट के ओपिनियन से उसने टेंडर ऑफ पार्डन एक नंबर का सरकारी गवाह बन गया, ठीक है ना, तो उसको एक्विट कर देंगे। पावर टू पोस्टपोन और adjourn the proceeding in every inquiry or trial, the proceeding shall be continued from day to day until कोई witness जो है in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day is necessary for the reason to be recorded। चलो जी, provided that when the inquiry or trial relates to an offense under section 64 65, ये इनके जो रहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी कंप्लीट विद इन पीरियड ऑफ 2 महीने, खत्म हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, यस, कब से, चार्जशीट की डेट से, अंडरलाइन कर लेना। यदि कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस कमिंसमेंट और ट्रायल फाइंड्स, यह जरूरी है और एडवाइजेबल, यह एडवाइजेबल है, सलाह
दी जा रही है क्या, कमेंसमेंट और एडजमेंट ऑफ द इंक्वायरी ट्रायल, इट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड पोस्टपोन एडजमेंट द सेम। ठीक है जी, जो भी रीजन रहेगा, ठीक है जी, same on the terms as it thinks fit for such time as is considered reasonable and may by warrant underline करो remand the accused in the custody। ठीक है ना, यहाँ पर रिमांड लिखा हुआ है, ठीक है ना। चल, 187 में रिमांड वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। प्रोवाइड दैट नो कोर्ट शैल रिमांड एन अक्यूज पर्सन टू द कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 15 दिन एट ए टाइम। Provided further that जहां पर witness are in attendance, no adjournment or postponement shall be granted without examining them, except for the reasons, special reasons to be recorded in writing। ठीक है जी, बड़ा मिसलेनियस से चल पड़ा आपने ये। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट को निशान लगवा देता हूँ। लोकल इंस्पेक्शन सिर्फ हेडिंग से कर लो, 347 में है। 348 पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। किसी ने जो एलएलबी वन देखी होगी, ठीक है जी, उसके अंदर क्या होता है, एक आदमी को बेसिकली कौन सा होता है, वो रमाकांत शुक्ला होता है, वो लंगड़ा होता है, ठीक है ना। उसको कोर्ट के सामने अपीयर करवा देते हैं, ठीक है जी। तो जोली बोलता है कि भाई एक विटनेस को बुलाना चाहता हूँ, तो फिर सामने वाला एडवोकेट बोलता है कि अरे भाई ऐसे नहीं होता है, बॉलीवुड की फिल्में मत देखा करो, ठीक है जी। पहले आपको लिस्ट ऑफ विटनेस देनी पड़ती है, अगर उस लिस्ट ऑफ विटनेस के अंदर विटनेस का नाम होता है तो ही आप उसको कोर्ट के अंदर बुला सकते हो, ठीक है जी, ऐसे आप नहीं बुला सकते, ठीक है ना। लेकिन वो जज साहब बोलते हैं, क्या वो कौन सा पता नहीं उस जज साहब का क्या नाम बिगाड़ा होता है, मोमोज, मोमोज बोलते हैं उस जज को। है, किसी ने देखी मूवी वो? पता नहीं कि वो जब वो लंच कर रहे होते हैं तो फिर वो जलील भी बोलता है कि आपका मजाक उड़ता है कोर्ट के बाहर, पर बुरा मत मानना, आपको पता नहीं क्या कहते हैं बाहर, मोमोज बोलते हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो फिर जज साहब क्या बोलते हैं कि यस ओनली आई कैन, ठीक है जी, कहा, यस 348 के अंदर, एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता समन्स एनी पर्सन एज ए विटनेस और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस, दो यद्यपि नॉट समन्ड एज ए विटनेस, यानी लिस्ट ऑफ विटनेस में उसका नाम नहीं था, और उसको दोबारा भी बुलाया जा सकता है, री एग्जामिन भी किया जा सकता है ऐसे किसी बंदे को जो कि ऑलरेडी एग्जामिन है। एंड द कोर्ट शेल समन एंड एग्जामिन और रिकॉर्ड री एग्जामिन एनी सच पर्सन इफ हिज एविडेंस अपीयर्स टू बी एसेंशियल टू जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। ठीक है जी, बिल्कुल उसको बुलाया जा सकता है, ठीक है जी। केस का नाम लिख लो, रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1974 सुप्रीम कोर्ट। 349 सिर्फ हेडिंग से कर लो, पावर किसकी, मजिस्ट्रेट की, कि वो ऑर्डर कर दे बंदे को कि स्पेसिमेन सिग्नेचर करके दिखा भैया कोर्ट के सामने अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है जी। एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस 350 के अंदर है, आगे आ जाओ। पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड। देखो जी, अक्यूज जो है वो कम्पिटेंट विटनेस होता है अपने केस के अंदर, ठीक है जी। पर्पस ऑफ इनेबलिंग द अक्यूज पर्सन टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम, ठीक है जी। चलो जी, आगे आ जाओ, काफी इतना ओरल आर्गुमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट सिर्फ हेडिंग से कर लो, कोई जरूरत नहीं है। अक्यूज, हाँ कम्पिटेंट विटनेस सिंपल आ गया है, 353 को स्टार लगाना है बस हेडिंग को, अक्यूज पर्सन जो है वो कम्पिटेंट विटनेस रहता है। 315, 300, यस 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 यस, यस 351 के बयान होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। इसको जरा पढ़ लेते हैं, स्टार लगा लेना। हर इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग को, अक्यूज को इनेबल करने के लिए, सक्षम करने के लिए कि वो एक्सप्लेन कर सके जो भी सर्कमस्टेंसेस उसके अगेंस्ट में आए हैं एविडेंस के अंदर, मे एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज पुट सच क्वेश्चंस, कोर्ट अचानक से बुला ली उसको, हाँ भाई तेरे खिलाफ ये एविडेंस आया, बता क्या करना है, बता क्या कहना है, देख इसी सीसीटीवी फुटेज के अंदर तू तो बच्चे को पटकते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो जी, वो देखा किसी ने वीडियो, कितना कितना पेनफुल वीडियो था वो।
shall after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case। ठीक है जी। और यदि प्रोसिक्यूशन के विटनेस पीडब्ल्यू यदि पूरे हो चुके हैं तो अब उसको बुलाया जाएगा डिफेंस को और उससे जनरल क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है ना। अदरवाइज किसी भी स्टेज के ऊपर जनरल क्वेश्चन अदरवाइज भी कोर्ट जो कर सकती है। प्रोवाइडेड पर तो यह बता दिया जाता है समन केस के अंदर जहां पर कोर्ट यदि उसने डिस्पेंस कर दिया है पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज को इट में ऑल्सो डिस्पेंस विद हिज एग्जामिनेशन अंडर क्लोज बी। ठीक है ना। क्लोज बी का जो है उसको भी डिस्पेंस करवाया जा सकता है यानी ए का प्रोसीजर फॉलो हो सकता है उसके अंदर। कोई भी हो तो अंडरलाइन करो स्टार लगाओ कोई भी हो तो शेल बी एडमिनिस्ट्रेड नहीं एडमिनिस्टर करे जाएगी अक्यूज को यहां पर स्टेटमेंट लिखवाने के लिए द अक्यूज शेल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लायबल टू द पनिशमेंट। और अगर वो मना कर देता है ठीक है जी या फिर झूठा आंसर दे देता है कोर्ट को कोर्ट के सवाल के बदले में तो इसके बदले में कोई सजा भी नहीं मिलेगी ध्यान रखना। अब कोर्ट पूछेगी हाँ भाई सीसीटीवी फुटेज में तो तू चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है वो तो मना करेगा ही करेगा सीधी सिंपल सी बात है। तो सजा नहीं मिलेगी उसको अपने मना करने में। द आंसर गिवन बाय द अक्यूज में टेकन इनटू कंसीडरेशन लेकिन जो उसने जवाब दिया है वो कंसीडरेशन में तो कोर्ट रखेगी उस इंक्वायरी ट्रायल के अंदर एंड पुट इन एविडेंस फॉर और अगेंस्ट हिम इन एनी अदर इंक्वायरी ट्रायल और ट्रायल फॉर एनी ऑफेंस एनी अदर ऑफेंस। ठीक है जी अंडरलाइन कर लो एनी अदर ऑफेंस को। पांच के अंदर क्या है कोर्ट अगर सवाल जवाब पूछ रही है तो वो बेसिकली प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल से भी बेसिकली एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मंगवा सकती है हेल्प करने के लिए बोल सकती है। ठीक है जी। और 353 हमने देख लिया था। नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस द डिस्क्लोजर वही है टीआईपी। थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस नहीं करी जाएगी वही प्रॉमिस थ्रेट और अदरवाइज। चलो जी आगे आ जाओ प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज इन सर्टेन केसेस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सिर्फ हेडिंग से कर लो इंक्वायरी ट्रायल और जजमेंट अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया तो भैया देखो उसकी तो एब्सेंट में ही करना पड़ेगा सीधा सारा का सारा काम। ये देखो ये इम्पोर्टेंट है क्या। Overall, the abuse question within job actions of the abuse। हम्म, चलो जी नेक्स्ट देख लो इसको पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। यस अक्यूज जो कटघरे में खड़ा है वो गिल्टी नहीं है लेकिन एक बंदा जो कोर्ट में ही बैठा हुआ है वो गिल्टी है अगर उसको पकड़ना है और सजा करनी है तो 358 आएगा। ठीक है जी। इस पे केस लो लिख लो मोहम्मद शफीक वर्सेस मोहम्मद रफीक 358 के ऊपर। आगे आ जाओ कंपाउंडिंग ऑफेंस। देखो जी कई ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर समझौता हो जाता है कई ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पार्टीज को कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती वो अपने लेवल पे समझौता कर सकती है। कई ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट की परमिशन के बिना समझौता नहीं होगा कई ऑफेंस ऐसे होते हैं कि कोर्ट की परमिशन लो चाहे मतलब वो कंपाउंडेबल होते ही नहीं। ठीक है ना। चलो जी एक बार मेरे को समय बताओ जरा क्या कुछ हो गया। चलो इसको तो निपटा ही देते हैं। द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 स्पेसिफाइड इन फर्स्ट टू कॉलम द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग में बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन्ड इन द थर्ड कॉलम। यस देखो जी ये कॉलम आपको देखना पड़ेगा ठीक है जी और ये याद कर लेना। ठीक है ना। मतलब रेयर है इसमें से आना लेकिन क्या है कि टाइम एंड अगेन इसमें से बनता रहता है basically, ठीक है ना। इस बार आना रेयर है बट इसको देख लेना मैं एक बार पढ़ा देता हूँ आपको देखो। फर्स्ट कॉलम के अंदर ऑफेंस बताया गया है क्या है एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंशन ए मैरिड वुमन 84 वाला। अब
द हस्बैंड ऊपर है, देखो हेडिंग क्या लिखी हुई है, पर्सन बाय होम ऑफेंस में भी कंपाउंड, किसके द्वारा कंपाउंड करवाया जाएगा, हस्बैंड के द्वारा, वोमन के, ठीक है जी, या फिर उस वुमन के द्वारा जो है वो कंपाउंड करवाया जा सकता है, ठीक है जी। चलो जी, ऐसे ही वॉलंटरी कोजिंग हर्ट, सेक्शन 115 का 2, पर्सन जिसको हर्ट वगैरह हुई, ध्यान रखो ये सारी की सारी लिस्ट करनी है आप, ठीक है जी। अब 2 पे आ जाओ, The offense punishable under this section भारतीय न्याय संहिता 2023 specified in first two column table next following में with the permission of the court, देखो ये जो टेबल आएगी इसके अंदर ध्यान रखना, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है कंपाउंड रहेगा, ठीक है ना, बट ऐसे ही दिया हो किसके द्वारा कंपाउंड करवाया जाएगा, ध्यान रखना परमिशन कोर्ट की लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, ये आगे आ जाएगा, ये भी आपको सारा का सारा देखना है। 3 पे आ जाओ, जब एन ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन द अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस और अटेम्प्ट जो है वो भी कंपाउंडेबल हो जाएगा, और जहां पर अक्यूज लायबल है अंडर सेक्शन 5 और सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन ओ या फिर सेक्शन 190 और भारतीय न्याय संहिता में भी कंपाउंडेड इन लाइक मैनर, वो भी उसी प्रकार से लायबल हो जाएगा, ठीक है जी। सेक्शन 5 का 3 वो क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन बेसिकली, 190 फिर ये लो क्या बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली एक्सेट्रा सिस्टम चल रहा है। 4 का ए, जब पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, अगर वो बच्चा है या फिर अनसाउंड माइंड का है, तो कोई बंदा जो कि कंपिटेंट है कॉन्टेक्ट करने के लिए उसके बिहाफ पर, वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अंडरलाइन करो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे ऑफेंस कंपाउंडेबल विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट हो, अगर उसके अंदर बच्चा कहीं पर इन्वॉल्व है तो कोर्ट की परमिशन गार्जियन को लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, कंपाउंड सच ऑफेंस। जहां पर बी, कोई पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कम्पिटेंट टू कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज डेड, अगर यदि वो मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो डिफाइन किए गए हैं सीपीसी में, ठीक है जी, 2 के 11 के अंदर, ऑफ सच पर्सन में विद द कंसेंट, अंडरलाइन रखो, कंसेंट ऑफ द कोर्ट कंपाउंड कर सकते हैं ऑफेंस को। 5, जहां पर अक्यूज्ड हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल or when he has been convicted and an appeal is pending, no composition for the offense shall be allowed without the leave of the court to which he is committed or as the case may be before which the appeal is to be heard, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या जजमेंट होने के बाद और अपील से पहले या अपील के समय भी ऑफेंस कंपाउंड करवाया जा सकता है, यस ऑफेंस कंपाउंड करवाया जा सकता है। नंबर 6, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन 442 में अलाउ एनी पर्सन सो टू कंपाउंड एनी ऑफेंस विच सच पर्सन इज कम्पिटेंट टू कंपाउंड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी, जाने दो, को खास नहीं है ये। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड यदि अक्यूज्ड इज बाय रीजन ऑफ ए प्रीवियस कन्विक्शन लायबल ईदर के पनिशमेंट उसको बढ़ाकर मिले या फिर पनिशमेंट उसको डिफरेंट प्रकार की मिले, यानी मान लो कोई रिपीटेड ऑफेंडर है या फिर हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है जी, वो उसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं। द कंपोजिशन ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल, स्पेसिफिकली स्टार लगाओ कि कंपोजिशन यदि कंपाउंड यदि हो जाता है इस सेक्शन के अंदर 359 के अंदर, तो एक्विटल का दर्जा मिलेगा उसको अक्यूज को, विद whom the offense has been compounded, no offense shall be compounded except, अगर इस जो सेक्शन के बाहर कोई लिस्ट है, ध्यान रखना वो कंपाउंडेबल नहीं। विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, आओ जी कल जो है सेक्शन 360 से शुरू करेंगे जी। देखो बड़े ध्यान से और प्यार से समझना, कल हम सेक्शन 360 से शुरू करेंगे, सारे नहीं पढ़ने हैं ये, स्पेसिफिक पढ़ने हैं, हालांकि ये चैप्टर 26 ही चल रहा है फिलहाल तक आपका, ठीक है ना, बहुत स्पीडली चलेगा कल, क्योंकि कल जो है बेसिकली मैं ये सारा खत्म करा दूंगा, ठीक है ना, कल आपकी फाइनल क्लास के जैसे रहेगी, क्योंकि आज बेसिकली नेट की क्लास जो है वो उसका भी फाइनल क्लास ही है, आज मैं उसका सारा का सारा खत्म करा दूंगा, ठीक है ना। और बेसिकली क्या है, अब जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है ना, ये सारा नहीं करना है आपको, इसके अंदर स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट करना है, फिर चैप्टर 28 आएगा ऑफेंस रिलेटिंग टू, इसके अंदर भी स्पेसिफिक करना है, जजमेंट के अंदर भी स्पेसिफिक करना है, सबमिशन आपको सारा करना है, ये बेसिकली हम कर भी चुके हैं, ठीक है ना, फिर भी एक बार कर लेंगे, अपील के अंदर बहुत जल्दी निपट जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि स्पेसिफिक करना है अपने को, रेफरेंस रिव्यू रिवीजन आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ केसेस आ जाएगा, फिर सीधा एग्जीक्यूशन हमको स्पेसिफिक करना है, बेल दो हमको पढ़ना सारा है, लेकिन बहुत स्पीडली हो जाएगा, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, इरेगुलर प्रोसीडिंग और खत्म, मिसलेनियस फिर लिमिटेशन, ठीक है ना। ध्यान रखना कल आपकी फाइनल क्लास रहेगी बीएनएसएस की, ठीक है जी,
ध्यान रखो कोई ऑफ वगैरह नहीं मिलेगा। अगर ऑफ चाहिए तो मेरे से बात कर लेना। फिर इसके बाद सीधा टीबीएस से शुरू कर देंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अगर कल बीएनएसएस खत्म हो जाएगी, कल है 4 तारीख है, कौन सी तारीख है? कल है जी, हाँ कल है 4 तारीख। 5, 6, 7 तारीख को हमारा जो है टीबीएस से खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। 7 जून तक हम क्रिमिनल से और इतने सारे बेरक से अपना पिन छुड़वा लेंगे। ठीक है जी। फिर सीधा सीपीसी उठाएंगे, क्योंकि सीपीसी में भी समय लगने वाला है। सीपीसी आपका पेशेंस भी चेक करेगी। ठीक है जी। इसके बाद आपका सिर्फ 2 बेरक रह जाएंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रह जाएगा। ठीक है जी, जो कि 1 दिन का है। ठीक है जी, उसका उसमें मैं 1 दिन आपको ऑफ दे दूंगा, क्योंकि पर्टिकुलर क्लास लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वो बेसिकली नेट की क्लास में भी कराया था। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, सारा का सारा उसी के अंदर ही कराते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, वो अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। ठीक है जी, 2 दिन लगेंगे आपके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ठीक है जी, जैसे ही ये काम निपट जाएगा, जो कि मेरी उम्मीद है कि 15 जून तक आपका निपट जाना चाहिए। ठीक है जी। फिर इसके बाद आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, बी रेडी फॉर दी पीटी एग्जाम्स डेली बेसिस पर। आपके मैं रिवाइज वगैरह करवाया करूंगा। ठीक है जी, आपको टॉपिक बता दिया करूंगा। ठीक है जी, आपकी क्लास लग जाया करेगी। ठीक है जी, सिंपल है। चलो। चलो, कोई क्वेरी वगैरह है? नहीं है? देन सी यू। ओके।